नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कैसे भाई सब लोग? आपको लगेगा कि मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, मतलब परसों, कि बेसिक साइंस को लेकर माई पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 50 में से कम 45 प्लस नंबर दिलाएगा। उसकी शुरुआत आज हो रही है। आज की क्लास आप लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बता दूं कि 2024 में जब ALP CBT 2 का पेपर हुआ तो 2 मई की 2 शिफ्ट और 6 मई की 2 शिफ्ट, यानी टोटल देखा जाए 4 शिफ्ट के पेपर हुए थे और 4 शिफ्ट को मिलाकर बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग के टोटल 200 सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। मेरे भाई, इन 200 सवालों में से बहुत सारे सवाल आसान थे, जैसे कार का मात्रक क्या होता है, कार का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो सारे सवाल जो है आप लोग कर लोगे। मैं उन 50 सवालों को लेके आया हूं आज की क्लास में, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने अपना सिलेक्शन खो दिया। तो ये 50 सवाल आप मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए, उनकी एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। और उनमें से एक टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए बढ़िया होने वाला है। तो आज की क्लास में वही 50 सवाल मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं जिसने पिछली बार रेलवे के बच्चों का सिलेक्शन छीना था। अच्छा, और बातें सुनिए बच्चों। आपको पता है कि पिछली बार जो 2024 में रिजल्ट आया था उसमें माई पाठशाला टीम ने सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया था और उसका सबूत है ये फंक्शन। और उसमें ये लड़का जिसका नाम है विकास 98.67 आए हैं और मैंने वादा किया था कि मैं आपको बुलेट सीरीज के दौरान बुलेट दूंगा। इस बच्चों को बुलेट भी मिली है। बच्चों, पाठशाला टीम हमेशा अपने कंटेंट के लिए जानी जाती है। मैं आपको बता दूं, पाठशाला टीम से आप चाहे ट्रेड का बैच पढ़िए, चाहे फिर बेसिक साइंस ड्राइंग जो मैंने खुद पढ़ाया है, और मैं सीना ठोक के कह सकता हूं ये बात को कि आप सिर्फ मेरी 2 बातें मान लो, एक BSCD का बैच ले लो और एक BSCD की बुक ले लो। ओके, ये दोनों चीजें लेने के बाद नोट्स बना के पढ़ाई कीजिए। 2 महीने में इतना बेहतरीन बेसिक साइंस तैयार हो जाएगा, कम से कम 50 में से 45 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो जो भी आप लोग बैच ज्वाइन करेंगे, चाहे वो हमारा बुक लेंगे, बुक के लिए मैंने कह दिया कि बुक में भी डिस्काउंट चल रहा है। अभी जो 350 रुपए की बुक है वो 300 रुपए कर दी गई है विद डिलीवरी। और सबसे स्पेशल RRB ALP CBT 2 के लिए मैथ, रीजनिंग, BSCD, इसके अलावा जो कुछ भी आता है सबको मिलाकर हमने एक रैंकर्स बैच निकाला है। ये रैंकर्स बैच में तो हम गारंटी भी लेते हैं कि हम आपका सिलेक्शन कराएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरुआत करें। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। और हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप YouTube पे रेगुलर नहीं रहते। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आप इसको गांठ बांध लो। देखो, आपको मैं बता दूं, आपके पास मोटा मोटा 90 दिन का समय बाकी है और इस 90 दिन को यूं ही YouTube पे बहुत ज्यादा बर्बाद मत कीजिए। आपको और मार साहब, आप तो ऐसी बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं, मैं सही बात कर रहा हूं। YouTube से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको BSCD को डेली 2 घंटा और ट्रेड को डेली 2 घंटा, ये 2 घंटा डेली देकर जो है आपको पहले इसका सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए और विद थ्योरी कंप्लीट करना चाहिए। तब आप मान के चलो कि आपका BSCD मजबूत होगा। ठीक है, और ये सब बैच ज्वाइन करने के लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ये जो सामने नंबर लिखे इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए भाई। ट्रेड सब कुछ मिलेगी, ट्रैक्टर, मैकेनिक व्हीकल, मोटर मैकेनिक व्हीकल, हीट इंजन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, यानी मैकेनिकल वाली सारी ट्रेड मैंने पढ़ाई है। बाकी अन्य ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन वाली ट्रेड है, दूसरे टीचर ने पढ़ाई है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि आप रिकॉर्डेड सेशन देते हो, ये करते वो करते। भैया, रिकॉर्डेड सेशन का मतलब पहले आप समझो। इसका मतलब ये है कि मैं चीजें अलग से रिकॉर्ड करता हूं, उसको अपलोड करता हूं। जैसे कि पिछली बार जो पेपर हुआ था 2 मई और 6 मई, तो उसकी 2 मई की जो पहली शिफ्ट थी, इस पहली शिफ्ट को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है और पहली शिफ्ट के सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन पे अपलोड हो गए और ये क्वेश्चन की जो PDF है, ये PDF भी अपलोड हो रही है। तो आप लोग जाकर इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, जो BSCD वाले एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला जो 2 मई का शिफ्ट था ना, ये पूरा मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। अभी 2 मई की सेकेंड शिफ्ट भी हो जाएगा, फिर 6 मई भी निपटा दूंगा है। चलो फिर पहले क्वेश्चन से मिलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या कहता है, ये लीजिए आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। पढ़िए जल्दी से और बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। मैंने कहा ना, वो सवाल है जो सिलेक्शन छीनते हैं आपका। बच्चों, ये सवाल मेजरमेंट वाले चैप्टर का है। मैं कमेंट आपका बाद में कर दूं, रिप्लाई। CBT 2 में कितना टारगेट रखे, कम से देखो जनरल कैटेगरी वाले 80 प्लस रखना कम से कम।
ठीक है, चलो फिर ये सवाल मेजरमेंट वाले चैप्टर का है। बहुत सारे लोग हमेशा ना मेजरमेंट को समझते हैं कि वो यूनिट वाला चैप्टर है, नहीं, ये मेजरमेंट है, अलग चैप्टर है। सवाल देखो, पहले समझो क्या लिखा है। 0 से 10 एम्पियर परास वाला एक एमीटर 7.5 एम्पियर की विद्युत धारा दर्शाता है यदि इसका सही मान 6.2 है। बच्चों सही मान जो होता है उसको बोला जाता है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जो है वो 6.2 एम्पियर है। ध्यान से सुनो, लेकिन आपने मापा कितना? सर आपने मापा है 7.5 एम्पियर, यानी मेजर्ड वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास 7.5 एम्पियर है। ये वाला टॉपिक मेजरमेंट से उठाया गया है और मेजरमेंट आपके सिलेबस में इस बार बहुत सारे सवाल पूछे रहे। बच्चों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप एरर समझो क्या होती है। सर एरर का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी ट्रू वैल्यू के साथ कितना डिफरेंस है, अंतर है। भाई कभी मेजर्ड वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, मापी गई वैल्यू कभी ज्यादा भी हो सकती है और मापी गई वैल्यू कभी कम भी हो सकती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एरर। लेकिन जब आपसे परसेंटेज एरर पूछा जाएगा, ओके, परसेंटेज एरर पूछा जाएगा, तो परसेंटेज एरर के लिए आपको कुछ नहीं करना, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू का डिफरेंस निकालना है और याद रखना हमेशा नीचे ट्रू वैल्यू होना चाहिए इंटू 100 होना चाहिए। ये तुम्हारा कहलाता है परसेंटेज एरर। हालांकि इसमें मैं और चीज सही लिखूं तो यहां पर जो बीच वाली चीज है ना, यहां पर डिफरेंस होता है, डिफरेंस। ओके, बस यही लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। मेजर्ड वैल्यू 7.5 है तो 7.5, ट्रू वैल्यू 6.2 है, ये तुम्हारा 7.5 है, जुड़े यहां पर 100 करना पड़ेगा। अब आप जरा डॉट से देखो तो 7.5 में 6.2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? नीचे हमारी ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू 6.2 है, ट्रू वैल्यू कितनी है? 6.2 है, तो नीचे तुम्हें 6 कितना रखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। अब बड़े ध्यान से सुनो कैसे इसको कैलकुलेशन सॉल्व करना है। बच्चों 7.5 में 6.2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1.3, नीचे 6.2 और गुणे हमारा कितना हो जाएगा? 100। अब आप इसको लगभग में आंसर निकालिए, डायरेक्ट मत निकालिए, पूरा कैलकुलेशन मत कीजिए। देखो दशमलव से दशमलव हट गया, नीचे 62 है तो 13 62, 13 पना 65, लगभग 13 पना 65 हो रहा नहीं हो रहा तो 100/5 कितना हो जाएगा? 20, यानी अप्रोक्सीमेट आंसर 20% के साथ जाने वाला है। लगभग में आंसर 20 आएगा, लेकिन चूंकि नीचे वाली वैल्यू 65 नहीं थी, 62 थी, छोटी थी, तो वैल्यू 20 से थोड़ी सी ज्यादा, और 20 से ज्यादा वाला जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो भाई, बात सबको क्लियर हो रही? तो पहला वाला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा वाला सवाल ये भी बड़ा प्यारा पूछा गया है और मैं आपको फिर से बता दूं, मैं वो सवाल लेके आया हूं जिन्होंने लोगों का सिलेक्शन छीना है। कुछ सवाल और भी है जो आसान है, वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप ये देखो, ये जो मैंने अभी आपको पेपर दिखाया ना, ये देखो ये वाला पेपर, इसमें बहुत सारे सवाल आसान भी होंगे, बहुत सारे सवाल टफ भी होंगे। ये 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, इसका सोल्यूशन मैंने करा दिया है, ध्यान रखना। तो मैं वो सवाल लेके आया हूं जिसमें ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। अब देखो अगला सवाल, देखो कितना प्यारा लिखा है। पीहू नाम की एक लड़की 9 बजे चलती है अपने ऑफिस के लिए और 20 किलोमीटर ऑफिस दूर है। वह शुरुआती 10 किलोमीटर को 30 मिनट में तय करती है। यानी शुरुआती जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है मेरे भाई, वो उसने कितने मिनट में तय कर ली? 30 मिनट में तय कर ली। और ऑफिस दूर कितना है? 20 किलोमीटर दूर है। तो बचा कितना? सर मेरे भाई बचा अगला 10 किलोमीटर, बचा नहीं बचा? ओके, अब देखो पीहू अपने घर से चली है 9 बजे और बाकी बची जो 10 किलोमीटर की दूरी है वो जब 30 मिनट में तय करती है तो अगले 10 बजे, ठीक 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचती है। तो 20 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर उसने 30 मिनट तय कर लिया, बचा 10 किलोमीटर। और ऑफिस कितने बजे पहुंच रही है? ठीक 10 बजे पहुंच रही है। यहां कितने बजे निकली थी? सर यहां निकली थी 9 बजे और पहुंच कितने बजे रही है? 10 बजे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगला जो 10 किलोमीटर है वो भी उसने कितने मिनट में तय किया होगा? 30 मिनट में ही तो तय किया होगा मेरे भाई, बोलो ठीक है। तो जब ये बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना? तो अगला 10 किलोमीटर भी 30 मिनट में तय किया होगा, तो बराबर दूरी बराबर समय में तय कर रहा है। इसीलिए आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारी कैसी स्पीड हो जाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इस सवाल का उत्तर जाएगा। और यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, एक समान गति, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है। बताइए, बात सबको क्लियर हो रही है ना? अच्छा, इस पे और अच्छा सवाल कैसे बन सकता था मेरे भाई? इसमें और अच्छा सवाल ऐसे बन सकता था, मतलब मैं रेलवे पे होता तो अगली शिफ्ट में ये बोल देता
कि जो ये पीहू अपने ऑफिस पहुंचती है वो 10 बजे नहीं पहुंचती, अपने ऑफिस पहुंचती है 10:15 पे, यानी 10:15 बजे अपने ऑफिस पहुंचती है, ऐसे बोल देता। तो बताइए जरा ये हमारी कौन वाली स्पीड के साथ आंसर जाएगा, ऐसा सवाल बन सकता था। समझ रहा? तो आपकी बुद्धि जाती थी सर ठीक है, शुरुआती 10 किलोमीटर 30 मिनट में तय किया, लेकिन ऑफिस पहुंची है 10:15 बजे, 9 बजे चली, यहां तक 9:30 बज चुका है, यहां तक कितना बज चुका? 9:30। तो अगला 10 किलोमीटर तय करने के लिए उसको मेरे भाई कितना समय लगा? 45 मिनट लगा, नहीं लगा 45 मिनट? आप मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्पीड थी तेज, बाद में स्पीड हो रही 10 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में धीमी, यानी उसने अपनी स्पीड को धीमा कर लिया। तो बताओ पीहू की गति कैसी हो जाएगी? तो पीहू की गति को बोला जाएगा असमान। असमान क्यों? क्योंकि पहले स्पीड थी ज्यादा, फिर स्पीड हो गई कम। ठीक है, क्लियर है ना? तो कैसे हम लोगों को अपने उत्तर को देना है, यह बात आप सब लोग अच्छे से समझ लो। फिलहाल जो सवाल था वो सवाल के हिसाब से तो मैंने आप लोगों को उत्तर बता दिया कि सवाल के अनुसार जो है हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो आ रही नेक्स्ट, तीसरा नंबर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ? ओम्स लॉ के बारे में बताओ कौन सा सही है। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर, भाई ओम्स लॉ ने बहुत सिंपल सी बात कही थी। क्या कहा था? कि जो भी किसी चालक के सिरों पर विभवांतर है, वोल्टेज है, वो धारा के समानुपाती होता है। यही तो ओम्स लॉ में बोला गया था कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसके अलावा कुछ नहीं बोला गया था। तो पहला लिखा है किसी चालक के सिरों पर विभवांतर इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है, ये बात एकदम सही है। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर प्रवाहित होने वाले धारा के विद्युत्क्रमानुपाती गलत, धारा के विद्युत्क्रमानुपाती गलत है। फिर आगे देखिए, यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर 8 एम्पियर तथा इससे प्रवाहित होने वाली धारा 8 एम्पियर हो, यहां 8 वोल्ट होगा, तो बताओ प्रतिरोध 2 ओम होगा, गलत हो गया। जब दोनों चीजें 1 एम्पियर है तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। और अगला क्या लिखा है? एक प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। धारा प्रतिरोध के समानुपाती होती है, नहीं मेरे भाई, ये भी पूरी तरह से गलत हो गया, धारा प्रतिरोध के विद्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आंसर इसका किसके साथ जाने वाला है? ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को और भी शेयर कर दो भाई, जल्दी से फटाक से एक बार शेयर कर दो, क्योंकि मैं वो सारे सवाल सॉल्व करा दूंगा जो पिछली बार अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट आइए, पारिस्थितिक तंत्र में स्वयं के भोजन का उत्पादन करने वाले जीव का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? बच्चों आपको पता है कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड से। ये जो मैं अभी आपको बनाने जा रहा हूं इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। बच्चों इस इकोलॉजिकल पिरामिड में ध्यान रखना, सबसे नीचे जो आता है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है सर, उसको बोला जाता है प्रोड्यूसर, और यही तुम्हारा उत्पादक भी कहलाता है। प्रोड्यूसर उत्पादक भी बोलते हैं इसको। और याद रखना उसके बाद फिर कह सकते हो शाकाहारी, मांसाहारी, प्रथम श्रेणी जो उपभोक्ता, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। और इन सभी को खाता कौन है सर? इन सभी को तोड़ने का काम करता है मेरे भाई अपघटन। तो सवाल देखो क्या लिखा है, पारिस्थितिक तंत्र में अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन करने वाला जीव। तो अपने स्वयं का भोजन का उत्पादन तो ये उत्पादक करता है, प्रोड्यूसर करता है, जिसमें हरे पेड़ पौधे आते। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला जाएगा, प्रोड्यूसर के साथ। बच्चों इसको मैंने क्या बोला? इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। और याद रखना इस इकोलॉजिकल पिरामिड की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? चार्ल्स एल्टन। ये क्वेश्चन कहां से आया है सर? ये क्वेश्चन हमारे आया है एनवायरमेंट वाले चैप्टर से। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए, ये लीजिए 5वां नंबर। इस बार भी जोन टॉप करने वाले को बुलेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी मैं इसका अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। बिल्कुल बीएसईडी का जो बच्चे बैच के बारे में पूछ रहे हैं वो बैच ज्वाइन करने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और ये जो सामने नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पे कॉल कर ले, 9369 सबसे बेहतरीन बैच आपको मिल जाएगा। नेहा एक पुल पे तैरती है, हालांकि इसको पुल नहीं लिखना होना चाहिए था, इसे लिखा होना चाहिए था नेहा एक नदी में तैरती है। पुल में कैसे तैर सकती है? कोई बात नहीं, हम मान लेते कि चलो ठीक है। जो 50 मीटर लंबा है वह पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और सीधे रास्ते से वापस आती है,
और 8 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? 100 मीटर दूरी तय करती है, उसका औसत वेट बताओ। यह सवाल यहीं से पूरा टूट गया, क्योंकि जैसे ही आपने सर औसत वेलोसिटी पूछा है, तो आपको पता है कि जब भी कभी हमसे औसत वेट पूछा जाएगा, वेलोसिटी पूछा जाएगा, तो औसत वेट के फॉर्मूले में ऊपर जो आता है वो होता है विस्थापन, नीचे समय। सवाल को अगर आप गौर से देखिए तो पूरे सवाल में ये बात बोली गई है कि एक छोर से दूसरे छोर तैर के जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो वापस आ गया ना, तो वापस आ जाने की कंडीशन में हमेशा विस्थापन होगा 0, और विस्थापन 0 तो 101% बात सही है कि एवरेज वेलोसिटी भी हमारा 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है छठवा, इसको बताइए क्या बात। एक बार थोड़ा सेशन को और भी शेयर कर दो भाई सब लोग फटाफट से, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार सेशन को लाइक भी कर दे। लिखा हुआ है एल लंबाई और ए एन प्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध 2 ओम है। फिर बोला है लंबाई 12 हो जाए, एरिया a/2 हो जाए, तो बताओ प्रतिरोध क्या होगा। ऐसे सवाल रेलवे हर बार पूछता है, और ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो भी हमारा प्रतिरोध होता है वो लंबाई और एरिया पर इस तरह से निर्भर करता है, लंबाई ऊपर एरिया नीचे प्रतिरोध। लेकिन सवाल के अनुसार देखा जाए तो लंबाई को हमने डबल कर दिया, 12 कर दिया, एरिया को हमने आधा कर दिया, 1/2 कर दिया। बोलो आप इस तरह से लिख लिया करिए, जो चीज ऊपर है उसे ऊपर लिखिए, जो चीज नीचे है वो नीचे लिखिए, ठीक है। तो आप बताओ बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, 4 गुना रेजिस्टेंस हो जाना चाहिए। सर 4 गुना का मतलब क्या है? पहले प्रतिरोध था 2 ओम, तो 2 का जब आप 4 गुना करेंगे, कितना? 4 गुना करेंगे, तो आंसर तुम्हारा 8 ओम के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बोलो भाई बात सबको क्लियर हो गई? कितना बेहतरीन, कितना प्यारा सवाल था। आगे बढ़े, नेक्स्ट है ये तुम्हारा सेफ्टी वाले चैप्टर का। अच्छा इस बार सेफ्टी के सवाल थोड़ा ज्यादा पूछे गए। नहीं ऑफर हमारे यहां नहीं आता, हम ना 8 रुपए ना 10 रुपए ना 99 रुपए में बैच देते हैं। एक बैच का एक मिनिमम कॉस्ट होता है, वो डिसाइड हो जाता है, बस पूरे टाइम वही चलता है हमेशा, ठीक है। चलो लिखा, खतरे की प्रकृति के आधार पर व्यक्तिगत सुरक्षा पीपीई श्रेणियों का सही जोड़ी पहचानो। आपको सही जोड़ी बताना है, और पीपीई का पूरा नाम हमेशा याद रखना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब मैं समझता हूं कि क्या सही जोड़ी है। जैसे कि लिखा है नॉन रेस्पिरेटरी, मतलब गैर श्वसन सुरक्षा हेलमेट, फिर श्वसन को नाट मास्क बोला, ये तो यार सही लग रहा है। गैर श्वसन सुरक्षा चश्मे, ये तो सही है। श्वसन को देखो, रेस्पिरेटरी को बोला सेफ्टी ग्लास, गलत हो गया। श्वसन के लिए आप मास्क यूज करते हो, श्वसन के लिए सेफ्टी गॉगल्स थोड़ी ना, दस्ताने थोड़ी ना यूज करते हो। श्वसन रेस्पिरेटरी के लिए सेफ्टी शूज, सुरक्षा जूते, गलत हो गया सर ये भी। श्वसन के लिए सुरक्षा जूते, गलत हो गया सर ये भी। तो हमें ना सही चीज बतानी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए अगला। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल तो आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे, सबसे पहले मैंने इस तरह के सवालों को सॉल्व करना पहले सिखाया था, और इस तरह के सवाल अब रेलवे हर एग्जाम में पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए क्या है इस सवाल का उत्तर, बड़े ध्यान से देखना। सवाल लिखा हुआ है 8 आयताकार सीट, ये मत सोचना कि ऐसे सवाल आते नहीं है, आप जाके देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएंगे आपको। 8 आयताकार सीट जिसका आयाम इतना इतना लिखा है, और बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल के आकलन में त्रुटि बताइए। तो बड़े ध्यान से सुनना क्या लिखा है बच्चों। इन्होंने लंबाई को लिखा हुआ है 15.2 प्लस माइनस 0.1 हरा, और इन्होंने चौड़ाई मतलब बी को लिखा हुआ है बच्चों 9.1 प्लस माइनस 0.1। ओके बच्चों, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, हम लोग कई बार कोई डायमेंशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे लंबाई लिखी है, तो लंबाई लिखने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि लंबाई लिखने का मतलब हो गया कि पहले लंबाई प्लस लंबाई में परिवर्तन। चौड़ाई लिखने का मतलब हो गया कि पहले चौड़ाई प्लस चौड़ाई में परिवर्तन, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। ओके, ये इस तरीके से होता है। अब आगे सुनो क्या लिखा हुआ सर। इन्होंने बोला है आयताकार क्षेत्रफल के आकलन में त्रुटि बताओ। क्षेत्रफल के आकलन में त्रुटि, इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्षेत्रफल का मतलब ए, और त्रुटि पूछ रहा है, इसलिए डेल्टा ए आपसे पूछा जा रहा है।
क्या पूछ रहा है? डेल्टा ए पूछ रहा है। अब डेल्टा ए पूछ रहा है तो डेल्टा ए निकाला कैसे जाए? अब सुनो बच्चों, आप सबको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, होता ही नहीं होता। हम लोगों को यहां पर डिफरेंस लेना पड़ेगा, डेट मींस इसका आउटलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। बच्चों एरिया का डिफरेंशिएशन हो गया डेल्टा ए, जब लंबाई और चौड़ाई का करेंगे तो लंबाई को छोड़ दीजिए, चौड़ाई का डिफरेंशिएशन डेल्टा बी, प्लस चौड़ाई को छोड़ दीजिए, लंबाई का आउटलन डेल्टा एल। अब आपको समझना पड़ेगा क्या वैल्यू पुट करनी है। बच्चों अगर हमें डेल्टा ए निकालना है तो पहले हमें लंबाई, तो लंबाई तो हमारी 15.2 है, तो 15.2 यहां रखिए। चौड़ाई में परिवर्तन, तो चौड़ाई में परिवर्तन 0.1 है, तो इंटू 0.1 कर दीजिए, प्लस फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई हमारा बी, तो बी कितना है 9.1, और प्लस इंटू 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 लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन 0.1। तो आपको इस तरह से पहले इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, हो गया। अरे बात सुनो बच्चों, इसके बाद ना आप जैसी कैलकुलेशन देखते हैं तो दोनों से 0.1 अंदर ले जाइए, जैसे 0.1 अंदर ले जाएंगे तो ये 15.2 1.52 बन जाएगा, 9.1 जो है वो 0.91 बन जाएगा। अब आप जल्दी से इसको जोड़ दो, तो जैसे आप इसको जोड़ेंगे मेरे भाई तो 2 1 3 9 5 14 और 8 इधर जाएगा तो 2.43, ये हमारे पास क्षेत्रफल में त्रुटि आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में 2.43। अब आप कहोगे लगभग में तो उत्तर है ही नहीं। मैं आपको बता दूं रेलवे ने इस सवाल का जो उत्तर दिया है वो 2 दिया है, और 2 इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने लगभग में आंसर लिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा कैसे किया। तो आप लोगों को ये आउटलाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2 वेरिएबल का आउटलाइन का मतलब होता है एक को छोड़ो दूसरे का आउटलाइन चाहिए, दूसरे को प्लस प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का चाहिए। नेक्स्ट यार 9वां नंबर, ये तुम्हारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सवाल है। डबल कॉलम की पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएगी। चलो सवाल लिखा है, एक इमारत के लिए पाइपलाइन की डिजाइन से जुड़ी परियोजना में किस तकनीकी के चित्रों का संदर्भित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में इन्होंने 2 चीजों का वर्णन किया, एक तो इमारत और मेरे भाई दूसरा जो वर्णन किया है वो पाइपलाइन की किया। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सवाल है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा आप लोगों को इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी। और तो किसी चीज का वर्णन नहीं किया, देख लो चाहे एक बार, नहीं किया गया। तो बच्चों इमारत का मतलब सीधा सीधा हो गया सिविल से, बताओ जितने भी सिविल इंजीनियर होते वही तो इमारत बनाते। पाइपलाइन जो का सीधा सीधा मतलब हो गया मैकेनिकल से, पाइपलाइन का सीधा सा मतलब हो गया मैकेनिकल से। तो आप लोगों को 2 इंजीनियर चाहिए, एक सिविल और दूसरा मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा यहीं पर यह सवाल होता कि एक इमारत के लिए सर सुरक्षा सेफ्टी के पर्पज से अलार्म सिस्टम भी लगाना है, अलार्म सिस्टम जिसको बोलते, तो इमारत आ गया सिविल और अलार्म सिस्टम जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक में आता है। हाँ जा, एक इमारत के लिए एक इमारत हो गया और बोल देता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का सिस्टम लगाना है, तो फिर इसका आंसर जो है सिविल और इलेक्ट्रिकल के साथ चला जाता। तो ये सवाल कितना प्यारा पूछा गया है, बस कॉमन सेंस का सवाल है, इसके अलावा कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट आइए, चलो बताइए 10वां नंबर। सर जी बेस्ट वैलिडिटी कैसे एक्सटेंड करे, आपको टीम को फोन कीजिए, एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, बेस्ट वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तब नेक्स्ट आइए, आमतौर पे तरल पदार्थों में ऊष्मा का हस्तांतरण कैसे होता है। बच्चों अगर 3 चीजें होती है, सॉलिड, लिक्विड और मेरे भाई गैस, इनमें ध्यान रखना जब भी कभी हीट का ट्रांसफर होता है तो सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो बाई कंडक्शन होता है, और कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं चालन, कंडक्शन। जबकि लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो संवहन से होता है, संवहन से। और गैसों में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, मत सोचिए कि गैसों में विकिरण से होता है, रेडिएशन से नहीं। गैसों में भी ध्यान रखना हीट का जो ट्रांसफर होता है वो संवहन से ही होता है, जिसे आप कन्वेक्शन कहते। लेकिन अगर यही वैक्यूम होता, निर्वात होता, तो ध्यान रखना निर्वात में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन से होता है, जिसको आप लोग विकिरण कहते हैं।
तो लिक्विड और गैस इन दोनों में ध्यान रखना संवहन ही लगता है, कन्वेक्शन ही लगता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, जल्दीबाजी मत कर देना। तो उन्होंने क्या बोला, तरल बोला है लिक्विड, और लिक्विड के लिए आंसर किसके साथ जाएगा, संवहन के साथ। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर चला जाएगा। चलो आइए नेक्स्ट बताइए, बताओ 11वां नंबर, इसको जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। बड़ा प्यारा सवाल पूछा गया है। एक बल्ब 10 वोल्ट की बैटरी से 20 सेकेंड के लिए जुड़ा है, 2 एम्पियर की ऊष्मा फ्लो 2 एम्पियर की धारा बहती है, तो ऊष्मा का मान बताइए। सीधा सीधा सवाल यह है कि हमें देखो भैया वोल्टेज पता है, हमें धारा पता है, तो वोल्टेज और धारा का मल्टीप्लाई में समय का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। अब आप जल्दी से मुझे इसका उत्तर बता दीजिए, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अरे भैया पीडीएफ अपलोड हो रही है, एक बार चेक तो कीजिए मेरे बंधु। ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ अपलोड हो रही है, ये 2 मई वाली पीडीएफ मैंने आज रिकॉर्ड करके डाल दिया है, अपलोड हो रही है ना, आज ही शाम के अपलोड हुई है। तो सीधा सीधा VIT 10 दूनी 20 और 20 गुणे 20 कर देंगे, तो यहां से जो उत्तर चला जाएगा वो 400 जूल के साथ चला जाएगा, समझ रहा। नेक्स्ट ये लो 12वां नंबर। मेरे भाई 12वां नंबर जो सवाल है, इसका पहले मैं आपको टेक्निक समझाता हूं, इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करना है। बच्चों 12वां नंबर जो सवाल है वो सेफ्टी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं सेफ्टी वाले चैप्टर में जो भी आपके प्रश्न का आंसर होगा वो ऐसा आंसर होगा जो सामाजिक दृष्टिकोण से सही हो, सामाजिक दृष्टिकोण से सही हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आपसे क्वेश्चन आया कि सामने केला का छिलका पड़ा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से आपको क्या करना चाहिए है, ऐसा मान लो क्वेश्चन आया कि सामने केला का छिलका पड़ा है, सुरक्षा की दृष्टि से आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन, आपको केले के छिलके को पड़े रहने देना चाहिए, साइड से निकल जाना चाहिए, आपको और दौड़ते हुए निकल जाना चाहिए। अगला ऑप्शन, केले के छिलके को उठाकर जो है किसी दूसरे के ऊपर फेंक दीजिए, केले के छिलके को उठाकर उसी को देकर आ जाइए जिसने केले का छिलका फेंका है। एक ऑप्शन और मिलेगा कि केले के छिलके को उठाकर डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो जो सामाजिक दृष्टिकोण से सही होता है हमेशा वो आंसर लगाना सेफ्टी में हमेशा सही होगा। जैसे लिखा क्या है, इनमें से कौन सा निवारक रख रखाव का एक उदाहरण है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। बच्चों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि घटना होने से पहले ही आप प्रिवेंशन कर लीजिए, घटना घटित होने से पहले ही आप प्रिवेंशन कर लीजिए। अब देखो ऑप्शन क्या है, मरम्मत से पहले मशीन के खराब होने का इंतजार करना, कितनी बेवकूफी वाली बात है कि मरम्मत से पहले मशीन के खराब होने का इंतजार करना। अरे भैया मशीन है, एक निश्चित समय बाद उसका रिपेयरिंग वगैरह कर लीजिए, मेंटेनेंस कर लीजिए, गलत हो गया। लागत बचाने के लिए मामूली दोषों को अनदेखा कर देना, गलत। मामूली दोषों को अगर अनदेखा कर दिया मेरे भाई, तो वही दोष जो है कई बार जो है बड़ी घटना कर सकते हैं, है ना। कंडक्टिंग रेगुलर लुब्रिकेशन इनफेक्ट, ये सही है, नियमित स्नेहन और निरीक्षण कीजिए, आपका जो रख रखाव है बढ़िया होगा। विफलता होने तक उपकरण का प्रयोग करना है, जब तक उसकी जान न चली जाए तब तक घसीटे रहो, ऐसा नहीं होता बंधु। तो हमेशा ध्यान रखना इस तरह के सवालों का वही आंसर लगाना जो सामाजिक दृष्टिकोण से सही हो। आपके पर्सनल लेवल पे आप क्या सोचते हैं इस बात से उसका कोई मतलब नहीं है। सेफ्टी के सवाल तो सिर्फ इसी लॉजिक से सही हो जाएगा। अब जैसे देखो ये वाला सवाल है, ये भी सेफ्टी का सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल पूछा रहे। आप लोग थोड़ा इसका आंसर देने की कोशिश करो। मान लो आपके सामने पहली बार रेलवे का पेपर देने बैठे हो और आपके सामने ये सवाल आ गया, तो आपका जो दृष्टिकोण है वो सामाजिक दृष्टिकोण से कैसा होना चाहिए वो देखिए। कार्यशाला में समान सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है, कार्यशाला वर्कशॉप कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, कार्य के लिए किसी भी उपलब्ध उपकरण का उपयोग करें, भले ही वह सही हो ना हो, किसी का भी उपयोग कर लो। अच्छा, उपयोग के बाद उपकरण को उचित स्थान पर रखें, मशीन को तब तक साफ करें जब वह अभी भी चल रही हो, मशीन को तब साफ करें जब वो चल रही हो। बहुत बढ़िया बात। घिसे पिटे या क्षतिग्रस्त औजारों को तुरंत बदले, क्या आपके हिसाब से सही होना चाहिए। अब जैसे पहला वाला देखो कथन कितना भद्दा सा लिखा है कि कार्य के लिए किसी भी उपलब्ध उपकरण का उपयोग करे, भले ही वह सही हो या ना हो। मान लो कोई मुझे कार्य करना है, मेरे पास जो है ग्राइंडिंग मशीन भी है, मेरे पास लेथ मशीन भी है, मुझे इस सरफेस को ग्राइंड करना है, मेरे पास ग्राइंडिंग मशीन नहीं है, तो क्या मैं लेथ मशीन चला दूंगा इस पर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो
हर काम के स्पेसिफिकेशन के लिए हर टूल्स बना है, इस पर ग्राइंडिंग करना था तो ग्राइंडिंग कीजिए, ऐसा नहीं भले ही भाई चाहे सही हो। तो ये तो गलत हो गया सर, कार्य के लिए आप किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं कर सकते, गलत बात है, जिसके लिए बना है वही कीजिए। उपयोग के बाद उपकरण को उचित स्थान पर रखें, हाँ ये सही है सर, उचित स्थान पर रखें, ये बात एकदम सही है सर। मशीन को तब तक साफ करे जब वह अभी भी चल रही हो। अच्छा एक बात बताओ, लेथ मशीन का चक्का घूम रहा है, अब तुम चले गए कि देखा अरे धूल लगी है, कपड़ा उठाया साफ करने चले गए, अरे मेरे भाई तो हो सकता है तुम्हारा हाथ उसके चक्के में फंस जाए और तुम्हारी जान भी चली जाएगी। तो किसी भी मशीन को चलते समय नहीं साफ करना चाहिए, जब वो रुक जाए और ठंडी हो जाए, एक और लाइन जोड़ लीजिएगा, ठंडी हो जाए तब साफ करना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो गया सर। घिसे पिटे या क्षतिग्रस्त औजारों तुरंत बदले, ये भी बात एकदम सही हो रही। तो दूसरा और चौथा हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा, दूसरा और चौथा हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा भाई सबको, एक बार बताइए, चलो इसे बताइए। और जितने भी लोग अभी भी डाउट में हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, ज्यादा समय नहीं बचा तुम्हारे पास, सिर्फ 3 महीना है। बेसिक साइंस और ट्रेड लगातार पढ़ते रहिए, मैथ रीजनिंग 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे चल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन पे, माई पर्सनल एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस के बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 120 घंटे मैंने बेसिक साइंस पढ़ाया है और मैं गारंटी लेता हूं कम से कम 45 क्वेश्चन मैं अपनी थ्योरी से आपको फंसा के दिखा दूंगा। यदि एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाता है। अब देखो बॉल तुम्हारी कहां फेंकी रही है, ऊपर, तो बॉल तुम्हारी ऊपर जा रही है, इसका मतलब विस्थापन हमारा ऊपर हो जाएगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है, नीचे। बोलिए, गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है, नीचे। बॉल फेंकी जा रही है ऊपर तो विस्थापन ऊपर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, दोनों विपरीत डायरेक्शन में। और जब भी कभी विपरीत डायरेक्शन में होता है तो कार हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कार हमारा नेगेटिव होता, ठीक है। बहुत सारे लोग जीरो दे रहे हैं, अभी जीरो वाला भी उत्तर मिलेगा, क्योंकि जीरो वाला आंसर तो आप सिर्फ ऐसी बता दे रहे हो, क्योंकि जीरो वाला भी क्वेश्चन है। जीरो वाला आंसर पता कब होता, जीरो वाला मेरे भाई आंसर तब होता जब ये बॉल ऊपर नहीं क्षैतिज दिशा में चल रही होती। बॉल क्षैतिज दिशा में चल रही है, विस्थापन और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90, तब टीआर टार हमारा जीरो होता। ये भी सवाल रेलवे ने पिछली बार पूछा था, दोनों सवाल पूछे रहे, ठीक है। अभी आए रहा, देख लेना। पृष्ठ तनाव का आयाम आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है। फॉर्मूला पता होगा तो बन जाएगा मेरे भाई। जो पृष्ठ तनाव सिग्मा होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। मात्रक की अगर बात करेगा तो न्यूटन पर मीटर, ओके। न्यूटन की डायमेंशन होती है ml/t-2 और प्रति मीटर है, मीटर मतलब l। तो आप देखिए यहां l से l हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ mt-2, mt-2। तो mt-2 बोल दो या फिर ml/0t-2 बोल दो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए, ये लीजिए 16वां नंबर क्या कहता है सर। 16वां नंबर ये है कि एक समान धातु चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। बच्चों इन्होंने कहा है कि किसी चालक का जो रेजिस्टेंस है R, वो किस बात पे निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस R एक तो लंबाई पे निर्भर करता है, दूसरा उसके एरिया पे निर्भर करता है, तीसरा उसके टेम्परेचर पे निर्भर करता है, चौथा पदार्थ की प्रकृति समझे, पदार्थ की प्रकृति इन पर भी निर्भर करता है, ठीक है, सब पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्रतिरोध, धारा और वोल्टेज इन पर निर्भर करता है नहीं करता। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं अपनी संतुष्टि के लिए, आप मुझे बताइए जो प्रतिरोध होता है वो क्या धारा और वोल्टेज पे निर्भर करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि फॉर्मूला तो सर होता है R बराबर V/I, तो निर्भर करता है, तो आप गलत सोच रहे हो। कभी भी प्रतिरोध धारा और वोल्टेज पे निर्भर नहीं करता। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जब आपने पढ़ा वोल्टेज समानुपाती धारा, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ही तो रेजिस्टेंस आता है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस समानुपाती के हटाने के बाद आया है, इसका मतलब ये एक तरह का कांस्टेंट है। तो वोल्टेज और धारा के लिए प्रतिरोध कांस्टेंट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अरे नेक्स्ट 17 क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर। पीने वाले पानी के लिए हम लोग इनमें से क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रेड भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, कोई भी ट्रेड हो माई पर्सनल एप्लीकेशन में मिल जाएगा बच्चों। तो आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ट्रेड का, बीएसईडी का, प्रैक्टिस बैच या फिर मॉक टेस्ट, थ्योरी बैच, सब कुछ जो मैंने स्पेशल बीएसईडी पढ़ाया, ट्रेड पढ़ाया, ट्रेड भी मैंने ही पढ़ाया, तो इस नंबर पे कॉल करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो सामने नंबर लिखा है ना, दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों जो भी हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने का मतलब ये है कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम लोग हमेशा क्लोरीन मिलाते हैं, ठीक है। क्लोरीन मिलाते हैं, कभी कभी ब्लीचिंग भी मिल सकता है, दोनों में से कोई भी एक चीज हो रही। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोनीकरण। लेकिन कई बार ये सवाल आ जाता है कितना % क्लोरीन मिलाते हैं। जैसे मैं एक जलतल अभियंता हूं तो मुझे पता है कितना % क्लोरीन मिलाते हैं। जैसे सवाल आ जाए क्लोरीन मिलाते 10% क्लोरीन, 20%, 30%। तो ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड चल रहा है इस समय वो 10% क्लोरीनेशन का चल रहा है, अर्थात 10% क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। 10% क्लोरीन, बाकी 90% पानी। ये मिक्सचर जो है वो हम ड्रिंकिंग वाटर में हमेशा मिलाते हैं। नेक्स्ट आइए 18वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। थोड़ा लैंग्वेज वाला सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा तब आपको आंसर मिलेगा। देखो जो भी हमारा प्रतिरोध होता है वो लंबाई और एरिया के पर इस तरह से निर्भर करता है, पता है ना सबको। यानी लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि एरिया बढ़ाओगे, मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो दोनों चीजें आप सब लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, चालक की मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा, गलत। मोटाई नीचे है, एरिया बढ़ाने से प्रतिरोध घटेगा। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, गलत। लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ये सही है। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा, गलत हो रही है सर। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए 19वां। अच्छा तो बता रहे ये सवाल था है बच्चों, ये वाला सवाल भी सेफ्टी वाले चैप्टर का है। और मैंने पहले भी कहा है सेफ्टी वाले जो सवाल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके जो सामाजिक दृष्टिकोण से सही हो, बस उसी पर आप लगा दो, आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। देखो सवाल क्या है, लिखा है यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी इन इंडस्ट्रियल सेटिंग प्राइमरी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि यदि इंडस्ट्री में आप एनर्जी एफिशिएंट मशीन यूज करते हो तो उसका क्या एडवांटेज हो सकता है। बच्चों एनर्जी एफिशिएंट मशीन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो एनर्जी हमसे कम ले, लेकिन उसके तौर पर जो आउटपुट देने वाली है, प्रोडक्ट देने वाली है वो ज्यादा दे। जैसे कि मान लो 2 स्कूटी बनाने वाली कंपनी है, एक स्कूटी बनाने वाली कंपनी 5 मेगावाट का मतलब एनर्जी देकर 100 स्कूटी तैयार कर रही है, और दूसरी स्कूटी बनाने वाली कंपनी सिर्फ 3 मेगावाट एनर्जी देकर 100 स्कूटी तैयार कर रही है। तो हमारे लिए कौन सी स्कूटी बनाने वाली कंपनी एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगी, 3 वाट वाली, जिसने कम एनर्जी लेकर ज्यादा प्रोडक्ट दिया, है ना। वही बात इन्होंने लिखी है। दक्षता में कमी करना, गलत। औद्योगिक ऊर्जा की आवश्यकता को कम करना, रिड्यूस इंडस्ट्रियल एनर्जी रिक्वायरमेंट, यस ये बात एकदम सही है। ऊर्जा की खपत में वृद्धि, गलत। पुराने उपकरण के जीवन काल में विस्तार, गलत। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का एकदम सही उत्तर चला जाएगा। समझ में आ गया ना, बहुत बेहतरीन सवाल था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, चलो 8 एमीटर 0 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाजन है, एमीटर की न्यूनतम गणना बताइए। 0 से 2 एम्पियर के बीच कितने विभाजन की है, 20। तो न्यूनतम गणना कीजिए। न्यूनतम गणना मतलब ये है कि आप मिनिमम कितना नाप सकते हो, मिनिमम कितना नाप सकते हो। कई बार इस वर्ड को हम लोग लीस्ट काउंट भी कहते हैं। अच्छा इंग्लिश में लिखा भी है, देखो लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, फिर डिवीजन, है ना।
तो आप इतना नाप सकते हो 2/20 कर दो, 2/20 मतलब 0.1 एम्पियर। इस सवाल का सही उत्तर चला जाएगा भाई। मैक्सिमम वैल्यू कितना माइनस मिनिमम वैल्यू कितना डिवाइड बाय डिवीजन। ठीक है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए। अच्छा ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें एक वर्ड है पीसीबी। पीसीबी का पूरा नाम आप याद कर लो। पीसीबी का पूरा नाम बहुत पूछा जाता है, और पीसीबी का पूरा नाम कई बार पूछा जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक्चुअली में कुछ नहीं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक के नहीं हो, मैं बता दूं ये कुछ नहीं होता। ये एक तरह का मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड कुछ नहीं है, जैसे लैपटॉप में एक प्लेट होती है, उसी प्लेट पे सब कुछ अटैच किए जाते हैं, वही मदरबोर्ड है। ठीक है। अब देखो इन्होंने एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ड्राइंग लिखी हुई है। कुछ चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे कि आप देखो यहां पर पीसीबी आ गया, 101% ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग क्यों में है। ये रिवेट ज्वाइंट आ गया, वेल्डिंग ज्वाइंट आ गया। रिवेट और वेल्ड ये किसमें होते हैं, ये मैकेनिकल में होते हैं, पी वाला उत्तर जाएगा। ये देखो सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिकल आ गया, सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिकल, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर से जाएगा। ठीक है। प्लान फ्रंट एलिवेशन ऑफ होम्स, आप किसी घर की जब डिजाइन देते हो, फ्रंट टॉप एलिवेशन, ये सब हमारा सिविल से जाएगा। तो कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि कौन सी इंजीनियरिंग में हम क्या काम करते हैं। SRQP, SRQP ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। हाँ ये थोड़ा सा एक बढ़िया टॉपिक पूछा गया है, और मैं इसको पूरी शिद्दत के साथ आपको समझाऊंगा। 2 मिनट का समय जो लेकर लड़ेगा उसको आपको समझने में। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन आया है 22वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू अबाउट द फंक्शनल डायमेंशन। फंक्शनल डायमेंशन के बारे में कौन सी बात सही है। अब आप पहले क्वेश्चन को देखना भूल जाइए, मैं आपको बताता हूं 2 तरह की डायमेंशन होती है। पहली डायमेंशन को बोला जाता है फंक्शनल डायमेंशन, फंक्शनल विमा, और दूसरी होती है नॉन फंक्शनल विमा। एक होती है फंक्शनल डायमेंशन और एक होती है नॉन फंक्शनल। अब मैं इस बात को पहले समझाता हूं। बच्चों फंक्शनल विमा क्या होती है। सर फंक्शनल विमा उस विमा को, उस डायमेंशन को कहते हैं जिसका डायरेक्ट प्रभाव मशीन के काम पर पड़ता है, मशीन के काम पर पड़ता है। ठीक है सर। नॉन फंक्शनल विमा क्या होती है। नॉन फंक्शनल विमा वो होती है जिसका डायरेक्ट प्रभाव मशीन के काम पर नहीं पड़ता। सिर्फ इतनी परिभाषा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बच्चों अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे कि आप देखो यहां पर मैंने 2 चीजें दिखाई हैं। ये ऊपर वाला हमारा बोल्ट हो गया, और नीचे वाला आप सबको पता है नट है। आपको पता है ये अब हम नट एंड बोल्ट लगाएंगे, तो नट एंड बोल्ट को लगाने के लिए ये होल का जो साइज है, होल का जो डायमीटर है, साथ साथ ये जो बोल्ट का डायमीटर है, यही तो देखा जाएगा। ये जो बोल्ट का डायमीटर है और ये होल का जो डायमीटर है, यही तो दोनों चीजें देखी जाएंगी। अगर ये दोनों चीजें सेम है तब तो नट बोल्ट चला जाएगा, नहीं सेम है तो नहीं जा पाएगा। मान लीजिए ये 20 mm का, 22 mm का, कैसे चला जाएगा। समझना बात को। लेकिन इस बोल्ट की जो लंबाई है मेरे भाई, इस लंबाई से हमें उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं। लंबाई 2 mm कम भी हो जाएगी, 2 mm ज्यादा भी हो जाएगी, तब भी नट बोल्ट कस जाएगा। बताओ भाई इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जो डायमीटर है अगर ये कम ज्यादा हो गया तो हमारा कार्य नहीं होगा। तो डायमीटर डायरेक्ट प्रभाव डाल रहा है इस नट बोल्ट के कार्य करने पर। इसलिए जो डायमीटर होगा, विमा डायमीटर जो होगा, वो हमारी फंक्शनल डायमेंशन बन जाएगा, फंक्शनल डायमेंशन बन जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव डायरेक्ट मशीन के काम करने पर पड़ेगा। नॉन फंक्शनल विमा क्या हो जाएगी। सर नॉन फंक्शनल विमा इस बोल्ट की ओवरऑल लेंथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी इस बोल्ट की। थोड़ी कम भी होगी, थोड़ी ज्यादा भी होगी, कोई मतलब नहीं, काम फिर भी होगा। बोलो बात सब तो क्लियर हो गया। अब आगे सुनो, और भी एग्जांपल है। जैसे कि आपने पट्टा, बेल्ट एंड बोल्ट, बेल्ट और पुली ड्राइव देखी नहीं देखी। जैसे कि 2 पुली हो रही है और इस पे पट्टा चलता है, बोलो चलता ही नहीं चलता। तो ये जो पट्टा होता है बच्चों, इस पट्टे की चौड़ाई भी तो होती है। तो आप में से क्या कोई बच्चा बता पाएगा
इस बेल्ट के जो पट्टा है, इस पट्टे की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई मेरे भाई फंक्शनल डायमेंशन हो रही कि नॉन फंक्शनल हो रही? कोई भी बच्चा बताए, कमेंट करके बताओ। 8 ये पुली, उसमें देखा नहीं दे रहा चक्की में 8 पुली, दूसरी पुली, इसमें ऐसे पट्टा घूम रहा, चटर 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 चटर। पट्टे की जो चौड़ाई है वो फंक्शनल डायमेंशन है कि नॉन फंक्शनल है? बताइए जल्दी से, बोलो। तो कहना पहले आपका कमेंट पढ़ लूं कि मैं डायरेक्ट बता दूं, क्योंकि आप लोग मुझसे 1 आध मिनट लेट देख रहे हो। चलो मैं कमेंट पढ़ लूंगा। बच्चों एक बात बताओ, पट्टे की चौड़ाई थोड़ी सी कम भी हो जाएगी या थोड़ी सी ज्यादा भी हो जाएगी, तो क्या पट्टा घूमना बंद कर देगा? नहीं बंद करेगा सर, घूमता रहेगा। तो वो नॉन फंक्शनल है। वो कैसी फंक्शनल है? नॉन फंक्शनल है। ठीक है, अब आगे बात सुनो। तो जो फंक्शनल डायमेंशन होती है उसका डायरेक्ट प्रभाव मशीन के काम पर पड़ता है, इसीलिए फंक्शनल डायमेंशन हमेशा निरीक्षण के लिए जाती है, इंस्पेक्शन के लिए जाती है। इंस्पेक्शन के लिए क्यों जा रही भैया? भैया डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, निरीक्षण नहीं करोगे फेल हो जाएगा। हाँ, और इसीलिए ये हमेशा लिमिट में दी जाती है। लिमिट में, लिमिट आप सबको पता होगा, जैसे कि 20 mm हमें बनाना है होल, तो हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, 20 माइनस 0.2 प्लस 0.2 ऐसे। तो फंक्शनल डायमेंशन के बारे में 3 बातें याद कर लो। तो इसका प्रभाव डायरेक्ट कार पे पड़ेगा, फंक्शनल डायमेंशन हमेशा निरीक्षण में जाएगी, और फंक्शनल डायमेंशन हमेशा लिमिट में दी जाती है। अब आप इस सवाल का उत्तर बहुत आराम से दे सकते हो। जैसे पहला देखिए, फंक्शनल डायमेंशन के कार्य के लिए कार्यात्मक आयाम आवश्यक है। फंक्शनल डायमेंशन आर एसेंशियली टू फंक्शन द कंपोनेंट। यार ये बात एकदम सही है, फंक्शनल डायमेंशन फंक्शन के लिए जरूरी होती है, कार्य के लिए जरूरी होती है। सही है। कार्यात्मक आयाम यानी फंक्शनल डायमेंशन आमतौर पे सीमा के बिना दी जाती, विदाउट लिमिट। गलत हो गया, फंक्शनल डायमेंशन हमेशा लिमिट के साथ दी जाएगी, निरीक्षण भी हो रहा उसका। फंक्शनल डायमेंशन आर ओनली फॉर रेफरेंस पर्पज। गलत। रेफरेंस का मतलब पहले समझ लो क्या होता है। रेफरेंस का मतलब होता है मेरे भाई कि जिससे तुलना की जाए। मान लीजिए हमने एक आइडियल पेन बना लिया, यह हमारा सबसे एक्यूरेट पेन है। अब आगे के जितने भी पेन बनेंगे वो इसी के जैसे बनेंगे, तो ये पेन हमारा रेफरेंस पेन हो गया, और इसी के जैसे हमें सारे पेन बनाने हैं। तो रेफरेंस के लिए यूज नहीं होता फंक्शनल, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर जाएगा सर टेबल और टेबल। पहला कथन सत्य है, बी ऑप्शन एकदम सही है। सर क्या मैं रेंटर्स बैच ले लूं, मेरा क्लियर हो जाएगा ट्रेड? ट्रेड पहले मुझे आप बता दो, और दूसरी बात बता दूं कि ब्रह्मा भी से भी आप ये वाला सवाल पूछोगे तो भी कहेंगे मैं भैया हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारी मेहनत, तुम अगर अच्छा पढ़ो रही, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि जो पढ़ेगा, मतलब जो आपके पेपर में आएगा वो हमारे सिलेबस में फंसेगा, जो हमने पढ़ाया है, ये क्लियर है। ले आप करके आप आते हो, इस बात की गारंटी मैं कैसे ले सकता हूं? ठीक है, बाकी आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, इस बात के लिए पक्का। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों ऊष्मा को आसानी से उनके माध्यम से गुजार देते। गलत भाई, कंडक्टर तो ऊष्मा को गुजार देगा, इंसुलेटर थोड़ी ना जो गुजार पाए। इंसुलेटर का मतलब ही होता है कि जो हीट के फ्लो को ना होने दे। लकड़ी सुचालक है, गलत। प्लास्टिक सुचालक है, गलत। रसोई में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम ऊष्मा का एक अच्छा कंडक्टर होता है। हाँ सर, ये बात एकदम सही है। हम लोग एल्यूमिनियम के बर्तन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ऊष्मा का कंडक्टर है, जल्दी उठाना पड़ता है। वो एक अलग बात है, केमिकल एक्टिविटी की वजह से हम लोग अब एल्यूमिनियम को हटा रहे हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो ये वाला देखिए, 24 नंबर सवाल। कुछ लोग ये सवाल को कह रहे थे ना कि हाँ ये सवाल कैसे हो रहा है, देखिए अब कैसे हो रहा। अच्छा एक बार बता दो, थोड़ा मजा आ रहा है नहीं आ रहा? कमेंट रखिए, बता दीजिए मजा आ रहा है नहीं आ रहा। और एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए फटाफट। और मैं आपको बता दूं, अभी समय बहुत ज्यादा यूट्यूब पे नहीं है। आपको मैं बताऊं, आपका समय सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करने में लगना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। 50 किलोग्राम की कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाएगा जब वस्तु को क्षैतिज रेखा के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं? देखो साफ साफ अभी ये सवाल कह दिया कि 50 किलोग्राम की एक वस्तु है, लेकिन इस वस्तु को हमें क्षैतिज रेखा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाना है। क्षैतिज रेखा में, बोला ही नहीं बोला? यही बात तो मैं समझा रहा था पिछली बार। क्षैतिज रेखा में ले जाना है, तो ये विस्थापन हो गया।
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाए टार पूछ रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है? नीचे। गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है? नीचे। तो बताइए बीच का एंगल कितना हो रहा है? 90। और जब बीच का एंगल 90 होता है तो हमेशा टी एरिया टार 0 होगा, W बराबर एफ डी कॉस थीटा से, है ना। नेक्स्ट आइए, चलो 25 बनूंगा। डीजल पूरा फंस जाएगा भाई, पूरा आ जाएगा। चलो अगला, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की बाहरी दीवारों को सफेद रंग का होना पसंद किया जाता है। देखो जब भी कभी आप लोग अपना घर ऐसी जगह पे बनाओ जहां पर गर्म जलवायु है, तो गर्म जलवायु वाले जितने भी शहर होते हैं, देश होते हैं, वहां पर ज्यादातर घर सफेद होते हैं। सफेद पता क्यों होते? होता क्या है कि सफेद घरों में जो भी हमारा प्रकाश आएगा वो प्रकाश आने के बाद परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। अब परावर्तित हो जाने के बाद आपका जो घर है वो ठंडा रहेगा, बस। तो सफेद रंग अच्छा लगता है? गलत। सफेद रंग दीवार को अधिक टिकाऊ बनाता है? गलत। सफेद रंग को चमकदार बनाने के लिए अधिक धूप अवशोषित करता है? गलत। द व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट सनलाइट टू मेक द इंटीरियर ऑफ हाउस कूल। ये बात एकदम सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठंडा रखने के लिए प्रकाश को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट 26 नंबर, हाँ आप देखो ये वाला सवाल भी मैंने कहा ना, जितने भी सेफ्टी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमन सेंस पर सवाल सॉल्व किए जाते हैं, उसका कॉमन सेंस पे। जैसे देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ टॉक्सिक डस्ट। आपके पास जहरीली धूल है, इसे क्या बोला जाएगा? जहरीली धूल। तो उसका अगर निपटान करना है, निपटान का मतलब उसको ठिकाने लगाना है, तो कैसे करेंगे? अब जहरीली धूल है तो आप ऐसे बाहर तो झाड़ नहीं देंगे, पहला पॉइंट। जहरीली धूल है तो आप जहां डस्टबिन में, जो अपना रेगुलर डस्टबिन है उसमें भी नहीं डालेंगे। भाई जहरीली धूल है तो उसको क्या करेंगे? एक अलग से कंटेनर में बंद करेंगे, फिर उसका निपटान करेंगे ना। निपटान मतलब ठिकाने लगाना। इसे नियमित कूड़ेदान में डंप करना गलत। कमजोर पड़ने के लिए हवा में छोड़ देना, ये तो बहुत गलत। हवा में छोड़ दो रे भैया, किसी दूसरे नुकसान करोगे। खुले क्षेत्र में स्वीप कर देना, खुले में झाड़ू लगाते, गलत है सर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर चला जाएगा, विशेष खतरनाक अपशिष्ट निपटान कंटेनर का उपयोग करना। अलग से एक कंटेनर लेके आइए जिसे कोई छुए भी नहीं। हाँ हो सके तो उसी में सिंबल्स भी यूज कर दीजिए, हैजार्ड वाला, खतरा वाला सिंबल्स भी आप पढ़ोगे यार भी सेफ्टी वाले चैप्टर में, है ना। चलो 10 20 60 रेजिस्टेंस समांतर में जोड़े हैं तो परपा का कुल मान बताओ। मैंने कई बार आपको बताया है, जब कई सारे प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते हैं और आपको क्या निकालना हो? नेट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो 1/R1 प्लस 1/R2 करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। आप सीधा सीधा क्या करो? 10 20 60 का एलसीएम ले लो। 10 20 60 का एलसीएम 60, फिर तीनों से डिवाइड करा लो, 10 6 60, 20 30 60, 60 एकम 60, बस ये उत्तर है, ये उत्तर है। तो आप क्या हो जाएगा? 6 3 9 10, ऊपर 60 नीचे 10, तो 60/10 कितना हो जाएगा? तो 60/10 हमारा 6 ओम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? 60/10 आंसर 6 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कौन सा कथन इनमें से सत्य है? पहला देखिए क्या है, कंडक्टर ऊष्मा को आसानी से उसके माध्यम में पारित करने की अनुमति देता है, बात एकदम सही है। जितने भी कंडक्टर होंगे वो आसानी से हीट को फ्लो करा देंगे, सही है सर। सभी प्लास्टिक ऊष्मा के अच्छे संवाहक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, गलत हो रही है सर। प्लास्टिक थोड़ी ना कंडक्टर होते हैं, नहीं सर, प्लास्टिक होते हैं। तो पहला वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसको बताओ, फिर से वही सेम बात मैं बोलूंगा, सेफ्टी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सामाजिक दृष्टिकोण से उसका आंसर बताना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बताओ क्या बताओ। एक कार्यशाला में
ईंधन के रिसाव के तुरंत बाद आपको क्या किया जाना चाहिए? मान लीजिए एक प्रयोगशाला है, उसमें ईंधन, ईंधन समझते हैं, फ्यूल, पेट्रोल मान लो फैल गया, तो आप क्या करोगे? तुरंत वहां से भाग जाओगे, पहला पॉइंट। माचिस की तीली लगा दोगे, दूसरा पॉइंट। बीड़ी पीना शुरू कर दोगे, तीसरा पॉइंट। ऐसे ही आंसर बनेगे। तो मान लो रिसाव हो रहा है तो क्या करे? इसे छोड़ दे, बाद में पर्यवेक्षक को सूचित करे, गलत। धोने के लिए पानी का उपयोग करे, गलत। बताओ जरा, क्या पेट्रोल को पानी से धुल लोगे? गलत। वाष्पीकरण को रोकने के लिए प्लास्टिक से ढक दे, है पन्नी ढक दे, ये क्या बात हुई? ठीक है। क्षेत्र को खाली करे, खाली करने का मतलब पता क्या है? खाली करने का मतलब ये है कि अगर उस क्षेत्र में 100 लोड है तो 100 लोड में 90 लोड बाहर चले जाए, जो 10 लोड एक्सपर्ट है बस वो अंदर रहकर उसका आगे सोचे, सोचना भी नहीं, करना है। और शोषक सामग्री का उपयोग करके फैलने से रोके, हाँ उसे फैलने से रोके। समझ रहे हैं ना? तो आंसर इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट है अगला, नेक्स्ट आगे बढ़ो। लिखा है 5.74 ग्राम द्रव्यमान वाले घन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन पे कब्जा करता है। सार्थक अंकों की सही संख्या से घनत्व का मान बताओ। ये बहुत अच्छा सवाल है। घनत्व का सही मान बताना है आपको, और सबको पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है। लेकिन जब आप इसको लगा के देखोगे तो इसका सही उत्तर नहीं मिलेगा। देखो, अच्छा एक बच्चा कह रहा है ये सब सवाल जो है नीरज सर ने अपनी क्लास में कराए थे, उनका कॉपी किया हुआ है। अब क्या मैं कहूं आपको बंधु, आप जाके पहले पूछना, ये जो सवाल आप सामने देख पा रहे हो ना, उन्होंने अपनी क्लास में कराया हो या ना कराया हो, ये सवाल पहली बात तो ALP 2024 के बेसिक साइंस में पूछा गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए, इस तरह के सवाल जब पेपर हुआ भी नहीं था, ये सार्थक का सवाल है, तब मैंने आज से 6-7 महीने पहले अपने बैच में पढ़ा दिया है। यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, सार्थक मेरा ही वीडियो मिल जाएगा आपको। जब नहीं आया था तब मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। और आप अगर पढ़े हो उनसे तो ईमानदारी के साथ सही से पढ़ो, और सही से पढ़े हो तो जरा लगा के दिखाओ जरा, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। हद हो रही यार, है कुछ भी बोलते हो, सब क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरी बात, ये वाला टॉपिक तुमने नहीं पढ़ा है तो इस बार तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। और जाके देख लेना, मेजरमेंट डाल के देख लेना, मैं अपनी किताब में भी दिखा दूं, मेजरमेंट डाल के देखना, उसमें डेट भी लिखी होती है नीचे यूट्यूब पर कि फलाना ये डेट को ये वीडियो दिया था। और कई बार ये यूट्यूब पे मेरे शॉर्ट में भी पड़ा हुआ है सवाल। मैं पहले शॉर्ट में तुम्हें दिखा दूं वाला सवाल, नहीं तुम ऐसे नहीं मानोगे। मतलब आप सब लोग क्या सोचते हो क्या नहीं, मैं बता नहीं सकता हूं कुछ भी। थोड़ा तो दिमाग लगाए कीजिए भैया, मुझे ना कोई मतलब नहीं है, मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हूं भाई मेरे। वो तो आप सब लोगों की मोहब्बत है जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पढ़ाऊंगा तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, ये बात मुझे अच्छे से पता है, समझे ना बंधु, इसलिए मैं ये बात पढ़ाता हूं। और मैं आपको बता दूं, है ये सवाल आपको ये तो पता ही होगा कि आया हुआ सवाल है। और देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, अब जाना नहीं, अब सुनी लो 2 मिनट के लिए, सुन रहे हो तो। इस सवाल का सलूशन जो है ना, जब ALP, ये देखो अभी चलेगा, तुम्हें शायद सवाल दिखाई भी दे रहा होगा, ये जाके शॉर्ट ये देख लेना, इस शॉर्ट में मैंने बहुत पहले ही ये सवाल सॉल्व करा दिया गया था, समझे। चलो कोई नहीं, तो फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या है क्या नहीं। बच्चों लिखा हुआ है 5.74 ग्राम के द्रव्यमान का एक घन 1.2 सेंटीमीटर
पहले तो इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि जब भी सार्थक अंक x y का मल्टीप्लाई हो या ऐसे पहले होता है कि जब भी जो भी रिजल्ट बनाया जाता है सार्थक अंक में उनमें जो मिनिमम चलो तुम्हारे चक्कर में जो है देखो कितनी बार वो खुल लिया, पहले खुल नहीं रहा था फिर ऐसा खुला कि खुलता ही चला गया, समझे। चलो कोई नहीं, तो ये वाले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा बार हो गया है। तो देखो द्रव्यमान लिखा हुआ है 5.74 और आयतन लिखा है 1.2। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर तुम्हारा 4.7833 आएगा। अब सवाल ये है कि आंसर क्या दे, क्योंकि आंसर तो सार्थक अंक में पूछा जा रहा है। अब मैं आपको यहां सार्थक अंक का लॉजिक बताता हूं क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। अगर मेरे भाई दो संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है या फिर दो संख्याओं का डिवाइड होता है और इसका जो रिजल्ट निकाला जाता है तो वो रिजल्ट हमेशा मिनिमम सार्थक अंक में बताना होता है। मिनिमम सार्थक अंक का मतलब क्या होता है सर? मिनिमम सार्थक अंक का मतलब ये होता है कि जैसे कि x में 2 सार्थक अंक है और y में 3 सार्थक अंक है, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा आपको 2 सार्थक अंक वाला ही बताना होगा। रिजल्ट 2 सार्थक अंक वाला बताना होगा। इतनी बात समझ में आ रही? अब आ रही बात सुनो। 5.74 बच्चों इस वाली संख्या में देखिए तो 3 सार्थक अंक है और इस वाली संख्या में देखिए तो 2 सार्थक अंक है और दोनों का डिवाइड हुआ है, तो जो आपको आंसर बताना है वो 3 नहीं 2 सार्थक अंक बताना होगा, क्योंकि 3 और 2 में से 2 मिनिमम है। अच्छा 2 सार्थक अंक में बताना है तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 2 अंकों में बताना है, चलो फिर 4.7 बता देते हैं, लेकिन 4.7 तो मेरे भाई ऑप्शन में नहीं है। अच्छा सर 4.7 नहीं है तो क्या बताना होगा? अब इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा वो एक और कॉन्सेप्ट आएगा, ये भी मैंने मेजरमेंट में बहुत पहले पढ़ा दिया था, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको सिर्फ 2 अंक लेने हैं तो आप लास्ट वाले अंक के आगे की संख्या देखिए क्या है। अगर आगे की संख्या 5 से ज्यादा है, किसे 5 से ज्यादा है, तो आप पीछे वाली संख्या को 8 बढ़ा दीजिए, अर्थात 4.7 नहीं 4.8 कर दीजिए। ये राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर यहां 8 नहीं होता, मान लो 3 होता, तो फिर हमें 4.7 ही लिखना होता, तो सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो 4.8 जाएगा। तो मिनिमम सार्थक अंक का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये योगफल मतलब सॉरी गुणनफल और डिवाइडेशन के लिए लगता है। अगर जो है इनमें से योगफल हो जाता आ जाता सवाल में या घटाव आ जाता तो फिर इसके रिजल्ट में मिनिमम सार्थक अंक नहीं लगेगा। इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था, आज से मतलब 6-7 महीने पहले, मेजरमेंट की क्लास आज भी यूट्यूब पे पढ़ी होगी। तो सवाल आपको समझ में आ रहा ना? एक बार बता दो भाई, वो बंधु जो अभी बोल रहा था, ठीक है। चलो आ जाइए नेक्स्ट, इसको बताओ 31 नंबर बताइए। अरे गांधी जी मैंने आज ही नया पढ़ा दिया मेरे भाई, अभी जो 2024 के सवाल है ना वो मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा, आज ही अपलोड हुए। तो आज से जो है मैं एप्लीकेशन पे जो भी हमारा ऐसा कंटेंट है जो 2024 के सवाल है या कोई ऐसी चीजें जो अपडेट करना वो सबको अपडेट करना शुरू कर दिया। ठीक है चलो अरे ये सवाल बहुत अच्छा है। घटकों के निम्नलिखित में से कौन सा आदेश मुख्य रूप से निर्देशों को निष्पादित करने में, देखो कौन सा आदेश मुख्य रूप से निर्देशों को निष्पादित करने में, फिर आगे क्या लिखा हुआ स्थायी, देखो यहां से लाइन क्या लिखी हुई है स्थायी फर्मवेयर संग्रहित करने में, फिर आगे लिखा प्रोग्राम के निष्पादन के लिए अस्थायी रूप से। देखो स्थायी का मतलब हमेशा रोम होता है, रोम हमारी परमानेंट मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। अस्थायी का मतलब रैम होता है, तो आगे इसके रैम आना चाहिए, समझना। फिर आगे क्या लिखा डेटा संग्रहित करने के लिए, और कंप्यूटर मदरबोर्ड, मैंने अभी शुरू में कहा था मदरबोर्ड मतलब पीसीबी, तो लास्ट में हमारा पीसीबी आना चाहिए। फिर आदेश को निर्देश को निष्पादित करने में यानी परफॉर्म करने में, तो पूरे के पूरे सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू जिम्मेदार होता है, वही तो निर्देश देता है। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? सीपीयू, रोम, रैम और पीसीबी के साथ। नेक्स्ट है अगला 32 नंबर। ठीक है क्लियर हो रहे ना? बहुत बड़ी बेहतरीन सवाल था ये। नेक्स्ट है अगला 32 नंबर। क्या रहता है लिखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन हेल्प प्रिवेंट स्लिप एंड फॉल इंजरी? इनमें से कौन सी प्रक्रिया फिसलने और गिरने की चोटों को रोकने में मदद कर सकती है? समझना बात रो, फिसलने और गिरने की चोटों को रोकने में मदद कर सकती है। कितना बेहतरीन सवाल है। तो पहला लिखा है वाटवे में अव्यवस्था को अनदेखा करना गलत, ये सामाजिक तौर पे सही नहीं है। मान लीजिए कहीं पर तेल फैला हुआ है तो अव्यवस्था को अनदेखा कर दिया, गलत। आराम के लिए ढीले जूते पहनना, गलत। फैल को तुरंत साफ करना और चेतावनी संकेतों का उपयोग करना, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सी वाला उत्तर सही है। पर्सनल दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हें डी वाला आंसर भी मिल सकता है, गीले फर्श पे सावधानी से चलना, लेकिन ये पर्सनल दृष्टिकोण से सही है। और मैंने पहले भी कहा है जितनी भी सेफ्टी के सवाल होंगे वो आपके पर्सनल दृष्टिकोण से कभी सही नहीं होंगे, हमेशा आपको सामाजिक दृष्टिकोण इस्तेमाल करना है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ठीक है अगला, ठीक है। बताओ सर बेसिक साइंस की बुक और बैच में जो थ्योरी पढ़ाई है दोनों सेम है? दोनों सेम है, लेकिन नोट्स फिर भी तुम्हें बनानी है। मैं 10 बार ये बात समझा चुका हूं, ये मत सोच लेना दोनों सेम है तो चलो नोट्स नहीं बनाते। नोट्स बना के चलो, मैं लिख के बोल सकता हूँ नोट्स बना के चलो रे, इसी बार तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं स्टाम्प पेपर लिख सकता हूँ ये बात। और नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर तुम्हारी मेहनत पे ज्यादा बढ़ जाएगी। नोट्स बना लो, एक चैप्टर सिर्फ एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। कार्य के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है, लेकिन कौन सा कार्य बताना है? निगेटिव कार्य बताना, निगेटिव वर्क डन। मैं आपको कई बार बताया हूं निगेटिव वर्क डन अगर आपको पाना है तो फोर्स और विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा 180 और 180 होने पर cos 180 हो जाता है माइनस, है ना। तो टीआर नकारात्मक नहीं हो सकता, गलत हो सकता है। टीआर ऋणात्मक तब होगा जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, गलत। टीआर ऋणात्मक होता है जब बल विस्थापन के लंबवत हो, गलत। लंबवत में 0 हो जाता है। टीआर ऋणात्मक होता है जब बल और विस्थापन के विपरीत हो, ये सही है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर, सर बैच का प्राइस थोड़े कम कर लो, रिकॉर्डेड बैच है। भैया इसके लिए आप मुझे माफ कर दो, आप ये पूछते कंटेंट कैसा मिलेगा, मैं आपको 10 बार समझाता। मैं आपको फिर से बता दूं ये मिनिमम वैल्यू पे हम चलते हैं और वो मिनिमम वैल्यू है 120 घंटे का कोर्स है मेरे भाई, 120 घंटे का। जैसे देखिएगा नीचे दे रहा है R8 में, बताइए कौन सा है? देखो ये R8, देखो अगर ये सिंपल ऐसे होता तो वो रेजिस्टेंस होता, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे एरो लगा दो तो इसको बोला जाता है धारा नियंत्रक। ये धारा को कंट्रोल करता है, लेकिन ये धारा को कैसे कंट्रोल करता है? तो ये धारा को कंट्रोल करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस द्वारा, परिवर्ती प्रतिरोध। ये प्रतिरोध को कम ज्यादा करता है जिससे धारा कंट्रोल हो जाती है। तो चाहे आप इसको वेरिएबल रजिस्टर बोल दीजिए, चाहे धारा नियंत्रक बोल दीजिए, दोनों में से एक ही बात बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है इसका उपयोग कहां होता है? कोई बताए ना इसका उपयोग कहां है, बताइए। इसका उपयोग होता है पंखे के रेगुलेटर में। पंखा जब आप रेगुलेटर ऐसे घुमाते हो तो पंखा धीमा और तेज होता है, वो प्रतिरोध ही कम ज्यादा होता है। जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा होगी, धारा ज्यादा होगी तो पंखा तेज हो जाएगा। समझे ना बात को? नेक्स्ट आइए अगला 35 नंबर। ये सवाल बढ़िया पूछा गया था, लेकिन हाल भी है आसान, कठिन नहीं है। 35 नंबर बताओ क्या लिखा हुआ? बच्चा मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू रखूंगा डेविल, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं सिर्फ यूट्यूब पे भरोसे मत रहना। एएलपी सीवीटी 2 जो है बहुत बड़ा सिलेबस होता है। लाइव बैच है सिर्फ एएलपी के लिए, लाइव बैच नहीं है क्या एएलपी के लिए? भैया लाइव बैच हम नहीं देते, हम अलग से रिकॉर्ड करते थे। पहले बात समझो, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं तो मैंने कभी 11 बजे रिकॉर्ड कर दिया, कभी 12 बजे कर दिया, वो चीज मैं एप्लीकेशन पे अपलोड करता हूं भाई। चलो 4 ओम के 4 प्रतिरोध प्रत्येक समांतर है। देखो हमने 4 ओम के 4 प्रतिरोध है और ये सारे के सारे प्रतिरोध कैसे समांतर में है, ऐसे ऐसे। अब ये सारे प्रतिरोध समांतर में है, 4 ओम के 4 प्रतिरोध, ये सारे 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम समांतर है। तो मेरे भाई इसका जो परिणामी बन जाएगा वो 4/4 मतलब 8 ओम हो रहा। कितना हो रहा है? 8 ओम हो रहा। लेकिन इन्होंने एक और लाइन बोल दी कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध प्रत्येक समांतर में जुड़े हैं और
चार समांतर संयोजन, चार ऐसे समांतर संयोजन कैसे जोड़े जाते हैं, श्रृंखला में जोड़े जाते हैं। देखो मतलब ऐसे ही आपको कितने समांतर संयोजन लेने, चार, 1 2 3 4, और ये सब कैसे जोड़े जाते हैं, श्रृंखला में, सीरीज में जोड़े जाते हैं। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो इसका तो 8 ओम आ गया, और इसी तरह के चार और, तो सबका 8 ओम 8 ओम 8 ओम आएगा। ले जब सीरीज में है तो सबको सीरीज में जोड़ दो, तो 8 + 8 + 8 4 बार हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 ओम इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, बढ़िया। नेक्स्ट है अगला, 36 नंबर, ये बहुत अच्छा है। ये सब चीज मैंने अपनी किताब में बहुत अच्छे से दे रखी थी, लोग कहीं पता नहीं कहां से सवाल आ गया भैया, सब कुछ एकदम सिलेबस से आया, कोई बाहर नहीं है। बच्चों आपको बता दें, इन्होंने 2 स्टेटमेंट लिखे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं हम लोग अग्निशामक यंत्र को। अग्निशामक यंत्र वो होता है जो आग को बुझाता है। तो अग्निशामक यंत्र के बारे में 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, दोनों में से बताना है कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। पहला लिखा है जहरीले धुएं की उपस्थिति की परवाह किए बिना किसी भी आग को बुझाना सुरक्षित है, गलत। बच्चों कहीं पर मान लीजिए सल्फर जल रहा है, तो सल्फर जल रहा है तो SO2 गैस होगी, और SO2 गैस को तुम पानी से बुझाने चले गए, तो जैसे ही तुम पानी से बुझाने चले जाओगे तो तुरंत H2SO4 यानी अम्ल बन जाएगा, और वो अम्ल उल्टा और नुकसान कर देगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि किस आग को पानी से बुझाना चाहिए, तो इसलिए तो पढ़ाया जाता है टाइप्स ऑफ फायर। पेट्रोल को आप पानी से नहीं बुझा सकते। मान लीजिए बिजली के तारों में आग लगी है, और बिजली के तारों में आग लगी है, आप चले गए पानी से बुझाने, तो पहले आप देखिए कि किस तरह की फायर है, उसके बाद सोचिए कि किससे बुझाना है। अब जैसे इन्होंने कह दिया जहरीले धुएं की उपस्थिति की परवाह किए बिना किसी भी आग को बुझाना सुरक्षित है, सर ये गलत है, टोटली गलत है। ओके, अब इन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है कि पास, ये पास एक टेक्निक होती है, ये पास टेक्निक होती है जिसपे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं। पास का मतलब क्या होता है कि हाथ में आपने फायर एक्सटिंग्विशर लिया, पास, पास मतलब पी मतलब पुल, पुल मतलब उसमें पिन लगी होती है, उस पिन को खींचिए। ए पास, ए मतलब एम मतलब निशाना लगाइए, जहां पर आपको आगे बुझानी है वहां निशाना लगाइए। ठीक है, फिर एस मतलब हो गया स्क्वीज मतलब लीवर, निशाना लगाया है, फिर लीवर पुश कीजिए, लीवर पुश करने से आगे निकलेगा वो। और फिर लिखा है लास्ट में हमारा एस मतलब स्वीप मतलब इस तरह से घुमाइए, स्वीप कीजिए। तो पुल हो गया, एम हो गया, स्क्वीज हो गया, स्वीप हो गया। ये वो टेक्निक होती है जिसके तहत हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। ये बात एकदम सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, केवल पहला कथन सही है। वो हमारे टीचर है, मुझे नाम नहीं पता, याद नहीं आ रहा है, लेकिन है बढ़िया पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अच्छा इसकी एक और टेक्निक होती है, फायर एक्सटिंग्विशर से संबंधित एक टेक्निक और होती है, रेस। अब पता नहीं ये रेस का इस्तेमाल कहां किया जाता है, जब किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वहां पर हम रेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। रेस का मतलब रेस लगाना नहीं है, रेस का भी प्रॉपर एक फुल फॉर्म है, तो वो फुल फॉर्म भी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि रेस हो गया, ABC हो गया, पास हो गया, ये सब फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर बी हो रहा, चेक कर लेते जरा। अच्छा हाँ, माफ करना मैंने ध्यान नहीं दिया, बी वाला उत्तर होगा, केवल सेकंड सही है। नेक्स्ट चलो, अकॉर्डिंग टू ISO ए साइज ऑफ सीरीज व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ ट्रिम्ड सीट विद डायमेंशन 297/420। सबसे पहले तो देखो उन्होंने कहा है कि ये जो डायमेंशन आपके सामने लिखी है ना 297/420, ये कौन सी डायमेंशन है। ये सवाल ड्राइंग सीट का है, और ड्राइंग सीट बहुत अच्छे से याद करा देता हूं। देखो सबसे पहली और सबसे बड़ी ड्राइंग सीट आपको याद होना चाहिए, वो होती है 841/1189। ठीक है, 841/1189 ये सबसे बड़ी ड्राइंग सीट होती है, जिसको आप बोलते हैं A0। फिर इसके बाद आपको A1 बताना होता है, इसके बाद आपको A2 बताना होता है, फिर आपको A3 बताना होता है, फिर A4 बताना होता है, फिर A5 बताना होता है। यही तो होता है, और कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। पहली वाली ड्राइंग सीट याद कर लो बस, 841/1189। दूसरी वाली को बनाने का सबसे आसान तरीका है,
कि जो बड़ी वाली डायमेंशन है उसको आप आधा कर दो। 1189 ज्यादा है तो 1189 का आधा करो रे बच्चों, तो लगभग 594 के आसपास आएगा, आएगा। छोटी वाली डायमेंशन 841 उसी तरह से। फिर अब इसमें ना 841 बड़ी हो रही, A1 में 841 बड़ी हो रही, 841 का आधा 420, लगभग 594 उसी तरह से। फिर 594 का आधा 297, 420 उसी तरह से। फिर 420 का आधा 210, 297 उसी तरह से। फिर 297 का आधा लगभग 148, है ना, और 210 उसी तरह से। चलो याद हो रही, कितना आसान है यार। तो आपको 297 जुड़े क्या बोला था, 420 बोला था, ठीक है। तो A3 हमारा ड्राइंग शीट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और ये सब ट्रिम्ड साइज है। ट्रिम्ड साइज का मतलब आप सबको पता ही नहीं पता, दो तरह के साइज याद करने होते हैं, एक ट्रिम्ड, एक होता है अनट्रिम्ड, दोनों याद कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 38 नंबर बताइए। ज्यामितीय आकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है भैया मेरे? ज्यामितीय आकृति जैसे कि सर्किल, जैसे कि दीर्घवृत्त, जैसे कि पैराबोला, ये सब ज्यामितीय आकृतियां हैं। तो ज्यामितीय आकृति लाइन से भी, त्रिभुज ज्यामितीय आकृति है। तो ज्यामितीय आकृति स्ट्रेट लाइन से भी बन सकती है, कर्व से भी बन सकती है, खुली भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है, ठीक है। तो ज्यामितीय आकृतियां दो या दो से अधिक बिंदुओं, रेखाओं या कर्व से मिलकर बनाई जाती है। यार ये बात तो सही है, पहला वाला सही है स्टेटमेंट। ज्यामितीय आकृतियां हमेशा खुली होती है और केवल सीधी रेखाओं से मिलकर बनी होती है। गलत हो गया सर, खुली हमेशा खुली, पैराबोला तो खुला है, त्रिभुज खुला नहीं है, हमेशा सीधी रेखाओं से मिलकर बना होता है। त्रिभुज बना है सीधी रेखाओं से, वृत्त और ये सब कहां बने हैं, सीधी रेखाओं से। गलत हो गया ना सर। तो इसका सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर आप पढ़ोगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर है। इंग्लिश में बिल्कुल बाइलैंग्वेज आप कंटेंट मिलेगा। इंग्लिश में किताब ले सकते हैं, किताब तो दोनों लैंग्वेज में, मतलब हिंदी की किताब अलग है, इंग्लिश की किताब अलग है। 39 नंबर, एक विद्युत हीटर अपने सिरों पर 75 वोल्ट का विभवांतर 5 एम्पीयर की धारा प्रसारित करता है। फिर वोल्टेज 150 हो गया तो बताओ कितनी धारा ले रहा। कितना आसान सवाल है। ओम्स लॉ सीधा सीधा कहता है कि वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है, यही तो ओम्स लॉ कहता है भैया। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो तो आप बताओ, वोल्टेज हमारा 75 से 150 हो गया, यानी वोल्टेज हो गया जस्ट डबल। तो वोल्टेज डबल हो गया तो धारा भी डबल कर दो। तो 5 एम्पियर डबल कितना हो जाएगा सर? 5 एम्पियर डबल हो जाएगा 10 एम्पियर। मेरी मर्जी, मैं आपको भाई साहब इतना ट्रेंड कर दूंगा ना बेसिक साइंस रिलेटेड, दुनिया कहेगी कि सर मेरा पेपर छूट गया, लेकिन आप देख लेना 90 मिनट से पहले जो है ना अपने सारे क्वेश्चन ना सॉल्व करके आओ, तब कहना। इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से आपको एकदम ट्रेंड कर दूंगा। विद्वत, एम द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाता है, वस्तु के गिरने के साथ ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? बच्चा, वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है ना, तो जब गिरेगी तो स्पीड क्या होगी बताओ? तो मेरे भाई स्पीड ज्यादा बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो आंसर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। देख लो, स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही। नेक्स्ट आइए 41 नंबर बताइए। अच्छा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा एक बार बताओ। देखो आप सब लोग देखो ना, बहुत सारे लोग आप देखो 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में 1 घंटा चला जाता है, लेकिन हम लोग देखो 40 सवाल सॉल्व कर लिए। आप सोच के देखिए, तो काफी स्पीड हम लोग मेंटेन करके चलेंगे और जो भी पढ़ेंगे एकदम सीधा सीधा पढ़ेंगे, नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लबड़ सबड़ वाला ना मेरे पास कोई काम है और ना मैं आपको कुछ सिखाऊंगा लबड़ सबड़, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपकी चीजें एकदम परफेक्ट हो। विच ऑफ द विटल, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दी मैंने, इनमें से कौन सा विटल विद्युत धारा की दिशा का? देखो विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा के 2 ही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत,
या फिर मिल सकता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। दो में से कोई एक आंसर मिलेगा बस। विद्युत धारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो करती है, या यह भी मिल सकता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में फ्लो करती है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत दिशा, ये देखो उत्तर एकदम सही हो गया। ये गलत है। निम्न विभव से उच्च विभव गलत है। ठीक है, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ये भी गलत कर दो, क्योंकि भैया धनात्मक आवेश तो तार में होता ही नहीं है। तार जो चालक तार होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, धनात्मक आवेश नहीं होता, समझे ना। तो जैसे कुछ लोग कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है ना, जिस ओर धनावेश चले उसी ओर धारा बहेगी। अरे यार, जब होता ही नहीं है धातु के तार में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा के विपरीत ए आंसर लगाइए ना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भी आएगा, हाँ ध्यान रखना, एक दो सवाल अभी आए थे। सर व्यूअर प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम होती है, कुंदन बिल्कुल नहीं होगी, विश्वास मानिए बिल्कुल भी नहीं होगी। देखो जितने बच्चे किताब के लिए पूछ रहे हैं, बैच के लिए पूछ रहे हैं, आपको मैं लाइव क्लास में नहीं बता सकता ना प्रोसीजर, उसके लिए हमने क्या कर रखा है, ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए। और इस नंबर के अलावा मैं आपको एक नंबर और दे देता हूं, कई बार फोन इतने ज्यादा बिजी होते हैं, है ना, तो इन दोनों नंबर पे कॉल रखे आप हमारे बैच, चाहे बेसिक साइंस का बैच हो, रेंटर्स बैच जो सबसे स्पेशल बैच चल रहा है, रेंटर्स बैच वही सबसे स्पेशल है, मैं बता दूं। बीएसईडी तो उन बच्चों के लिए होता है जो कहीं और से मैथ पढ़ रहे हैं, हमसे बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं, है ना। मॉक टेस्ट, ट्रेड, वो सब के लिए आप इसी नंबर पे फोन कर लीजिए, इन नंबर पे कॉल करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला है कि टेस्ट को कॉपी करने के लिए आमतौर पे किस तरह की शॉर्टकट की यूज करते हैं। बच्चों सारी शॉर्टकट की याद करनी है, फिलहाल मैं सारी तुरंत तो नहीं बता सकता हूं, कुछ बता देता हूं। जैसे Ctrl+C ये हमेशा किसी कंटेंट को कॉपी करता है, Ctrl+V ये पेस्ट करता है, Ctrl+S ये सेव करता है, उसी तरह से Ctrl+B बोल्ड करता है, Ctrl+X कट करता है, Ctrl+P प्रिंट करता है, P से प्रिंट करता है, समझो। Ctrl+A ऑल सेलेक्ट करता है, Ctrl+D डुप्लीकेट करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे के सारे शॉर्टकट की भी आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, है ना। वो धीरे धीरे करके मैं याद करा दूंगा, एक दिन लाऊंगा तो सारी शॉर्टकट की याद करा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से बोला जा रहा है कि कौन सा भैया सही नहीं है। ठीक है सर, लग जाएगा। पार्क में दौड़ने वाला व्यक्ति एक समान वृत्ति गति का उदाहरण नहीं है। पार्क में दौड़ने वाला व्यक्ति एक समान वृत्ति गति का उदाहरण नहीं है, गलत। पार्क में जो दौड़ेगा, दौड़ने वाला व्यक्ति, अब पार्क है तो कैसा पार्क है ये तो लिखा ही नहीं इन्होंने। पार्क तो भाई कैसा भी पार्क हो सकता है, चलो इसको अभी छोड़ देते, इन्होंने गलत बोला है, पढ़ते आ रहे। एक गोलाकार कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति एक समान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। एक गोलाकार कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। वाह भाई वाह। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ सरल रेखा नहीं हो रहा। 101% ये गलत है, सी गलत है। देखो दूरी समय ग्राफ, है ना, एक समान चाल है, एक समान चाल के लिए तो सीधी रेखा होना चाहिए, तभी तो हमारा v कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा। तो एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ सरल रेखा नहीं हो रहा, जबकि हो रहा, तो भैया सी वाला उत्तर ही मुझे गलत मिल रहा है, बस सी वाला ही गलत मिल रहा है। स्थिर वेग से चलती हुई एक समान गति को निरूपित करता है। सर ये तो सही है, स्थिर, बाकी और सब सही है। आप भले ही इसमें पार्क नहीं दिया गया, कैसा पार्क है, तो मैं मान लेता हूं कि गोलाकार पार्क है, लेकिन सी वाला उत्तर तो 101% गलत है। ठीक है, अंडरस्टैंड। हाँ, मेजरमेंट का सवाल है। बहुत सारे लोग यूनिट और मेजरमेंट दो अलग अलग चैप्टर को एक चैप्टर बना के पढ़ा देते हैं, अलग अलग चैप्टर है। चलो, एक धागे की मोटाई को
एक छात्र द्वारा आवर्धन 100 माइक्रोस्कोप का उपयोग करके देखा गया। आवर्धन 100 का मतलब क्या है, जो 8 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर बताएगा, है ना। फिर लिखा है 30 प्रेक्षण करने के बाद वह पता लगाता है कि धागे की औसत चौड़ाई 5.7 है। तो धागे की अनुमानित मोटाई क्या है, अनुमानित मोटाई बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं आपको पहले बता दूं, ये जो 5.7 इसने बताया ना, ये तब बताया है जब उसका मैग्निफिकेशन 100 कर दिया, बराबर है। अच्छा सर, तो इसका मतलब थी कितनी, सर एक्चुअली में थी उतनी 5.7/100 इतनी रही होगी, तभी तो इसका मैग्निफिकेशन 100 गुना होकर 5.7 रहा होगा। इतनी सी बात बस इसमें करनी थी, है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बताओ, बात सबको क्लियर है ना। अरे 178 कैसे हो जाएगा यार, आप कुछ भी मत बोलिए, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना इसमें, ठीक है। चलो आ रही है, बताओ अगला वाला बता दो सर। क्या बता दे नितिन, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक कार्य नहीं है। यहां वैज्ञानिक कार्य का मतलब वो जो आप लोग फॉर्मूला वाला कार्य पढ़ते हो ना, W = FD cos थीटा, वो वाला। तो कौन साइंटिफिक कार्य में शामिल है, लिखा है कौन साइंटिफिक कार्य में शामिल है। पहला लिखा है निश्चित खड़े होकर सिर पर बड़ा बोझ उठाना, गलत। बड़े बोझ उठाने में विस्थापन 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा, सिर्फ उठाना तो कार्य 0 हो जाएगा। फिल्म देखना, गलत। सीढ़ियां चढ़ना, ये है कार्य, सीढ़ी चढ़ो रे तो ऊर्जा की खपत होगी, ऊर्जा की खपत होगी तो कार्य होगा। दोस्तों के साथ बातचीत करके समय बिताना, ये भी कार्य नहीं है। तो कार्य का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, साइंटिफिक कार्य जिसको बोला जा रहा है। नेक्स्ट 46 नंबर, ये मतलब वो आपने डायलॉग नहीं सुना मीम्स बनी थी, कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चों को डरा रही है, मर्द को डरा के दिखा। सुना नहीं सुना, ये वही वाला सवाल है कि मर्द को डरा के दिखा। मतलब देखने पर मुझे भी लगा अरे और क्या पूछ लिए, लेकिन है वही से लल्लू चुप्पू वाला सवाल। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध की संख्या n है, यानी 1 ओम के n प्रतिरोध है। फिर सुनो, 1 ओम के n प्रतिरोध है, 100 प्रतिरोध है 1 ओम के, 200 प्रतिरोध है, n प्रतिरोध है। जब प्रतिरोधों में से एक को समाप्त कर दिया जाता है तो समस्त का प्रतिरोध बताओ, ठीक है। तो बच्चों जब n प्रतिरोध है और 8 समाप्त कर दिया तो n-1 बचा, बोलो। और कैसे जोड़े रहे, समांतर में जोड़े रहे। तो आप सबको ये बात तो पता है ना मेरे भाई कि समांतर में जब बराबर प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस R/N होता है। चूंकि R की वैल्यू है 8 ओम और आपने प्रतिरोधों की संख्या 1 कम करके n-1 कर दी। आपने क्या कर दिया, n-1 कर दिया। तो सीधा सीधा इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बस कुछ नहीं रखना था, है ना। डी नहीं हो रहा बंधु, डी कैसे हो जाए, डी तो तब होता है जब सारे प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते। क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं सुना। जब प्रतिरोधों में से एक को समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात हटा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। चलो 47 नंबर बताइए। तो 47 नंबर यह है कि इनमें से कौन सा आमतौर पे प्रयोगशाला थर्मोमीटर में तापमान सीमा है। बच्चों प्रयोगशाला वो थर्मोमीटर होता है जो हम लोग अपनी फिजिक्स लैब में इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना, जो प्रयोगशाला वाले थर्मोमीटर होते हैं उसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है नापने की, वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। -10 से 110 होती है। और याद रखना, इसी वजह से हम लोग प्रयोगशाला थर्मोमीटर की मदद से बर्फ का तापमान भी माप सकते हैं। क्यों, क्योंकि बर्फ का तापमान कहीं ना कहीं -10 से 120 के बीच में आ जाएगा, 0 इसी के बीच में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर चला जाएगा। जबकि 35 से जो 42 होता है वो डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है, जिसको आप क्लिनिकल, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं इसको।
जो 35 से 42 होता है। तो बी वाला उत्तर मत लगाना, क्योंकि आप प्रयोगशाला थर्मोमीटर है। -10 से 110। बताओ, दो पतले कंबल का संयोजन आपको सर्दी में एक मोटे कंबल की तुलना में ज्यादा गर्म रखता है। बताइए क्या कहना चाहोगे? सर्दी आ रही है, आपको एक मोटा कंबल उड़ा दे, वो आपको ज्यादा पसंद है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, दो पतले कंबल उड़ा दे, वो आपका ज्यादा पसंद है। दोनों में से किसमें ठंडी ज्यादा दूर हो रही? बताइए भाई। पहला ऑप्शन समझ, पहला ऑप्शन एक मोटा कंबल उड़ा दिया जाए सर्दी में। दूसरा ऑप्शन जो है मोटे कंबल की बजाय दो पतले कंबल उड़ा दिए जाए। तो बताइए आप क्या पसंद करोगे? अच्छा, कोई ये ना कहते कि सर तीसरा ऑप्शन दे दीजिए, शादी करवा दी जाए। नहीं भाई, वो सब मैंने बोला। तो आपको मैं बता दूं, मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबल अगर ओढ़ लोगे तो सर्दी जल्दी दूर होगी। मैं बताता हूं कैसे। देखो, मान लो ये तुम हो समोसे लाल, ठीक है, और समोसे लाल ने क्या किया कि एक पतला कंबल ये ओढ़ा और दूसरा पतला कंबल ये ओढ़ा। तो जब दो पतले कंबल ओढ़ हो रहे बच्चों, तो होगा क्या, इसके बीच में जो एयर होगी ना, वो एयर फर्स्ट रह जाएगी। अब एयर बाहर से अंदर नहीं आएगी, एयर फर्स्ट रह जाएगी। और ये जो फंसी हुई एयर होती है, ये ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, जिससे 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 बाहर की ठंडी अंदर नहीं आएगी, अंदर की ठंडी, अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी। कोई अंदर से बाहर ना जाए, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ रहा। तो दो कंबल हवा की एक अतिरिक्त इंसुलेटर परत बनाते हैं, जिससे गर्मी का नुकसान कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। और कुछ तो उत्तर सही नहीं है, ठीक है, सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो आ रही, बताइए। ये तो वही वाला सवाल हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, अच्छा ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है, लिखा है द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 से 42। ये तो सर सही है, आपने गलत पूछा था। उबलते हुए पानी के तापमान को मापने के लिए नैदानिक मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं, ये भी गलत है मेरे भाई। उबलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को मापने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को मापने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सर सही हो गया, मैंने नहीं ध्यान दिया था, नहीं किया जा सकता, सही हो गया सर। शरीर के तापमान को मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मोमीटर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। शरीर के तापमान को मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मोमीटर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर सेम, ये गलत है। ये भी सही है सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखो, इन्होंने बोला क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर सेम, कैसे सेम है? गलत है सर। शरीर के तापमान को मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मोमीटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, सर सही है। गलत आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, घनत्व क्या विमी समीकरण बताइए। मैं सारे मैसेज का रिप्लाई दे रहा हूं, बस 1 मिनट रुक जाइए, फिर बैच के बारे में जिसको जो कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिएगा, है मैं बता दूंगा सब कुछ। बच्चों, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान मतलब किलोग्राम और आयतन मतलब मीटर क्यूब। किलोग्राम को हम लोग एम से शो करते हैं, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ml-3, तो ml-3, लेकिन t की पावर 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। तो अभी मैंने 50 वो सवाल सॉल्व कर दिए हैं जो आप लोगों को हमेशा सरदर्द देने, और यही वो 50 सवाल है जो कहीं ना कहीं पिछली बार सिलेक्शन रोके थे। अब सुनो ध्यान से, देखो अगर पेपर पे गौर से देखो तो पेपर में बहुत आसान सवाल भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कठिन सवाल है। जैसे 2 मई का पेपर मैंने आपके सामने खोल कर रखा हुआ है। अब 2 मई में ये वाला सवाल भी पूछा गया है, कार्य करने की दर को किस रूप में जाना जाता है। तो ये सवाल मैंने नहीं सॉल्व किया, क्योंकि आप खुद ही सॉल्व कर लो यार, इसमें मैं क्या सॉल्व रहा हूं। ये देखो, ये 8 किलोवाट वाला सवाल ये भी आया हुआ था, ये भी मैंने नहीं सॉल्व किया है, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो बहुत आसान थे, वो मैंने नहीं लिए। लेकिन मैं ये जरूर पक्की बात कह सकता हूं कि ये जो 50 सवाल आपने मेरे साथ सॉल्व किए, ये 50 सवाल ऐसे थे जो बहुत सारे बच्चों से नहीं बने। और तो 200 सवालों में से आप ये समझो कि ये 50 सवाल आपने सॉल्व कर लिए, तो पूरे 200 सवाल सॉल्व कर लिए।
तो आपको यहां जाने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जरा मेरे भाई इस बात को आप समझो, है ना, और इसको नोट डाउन करके रखना है। ये जो मैं अगले 10 मिनट 5 मिनट आपको बोल रहा हूं, देखो 2019 में भी एएलपी का पेपर हुआ, 2024 में भी एएलपी सीबीटी 2 का पेपर हुआ। मेरे भाई 2019 में गियर के क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में लीवर के सवाल पूछे गए थे, 2019 में सार्थक अंक के सवाल नहीं पूछे गए थे, 2024 में गियर के क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2024 में लीवर जो बहुत आया था पिछली बार, लीवर के सवाल नहीं आए, 2024 के पेपर में सार्थक अंक के सवाल बहुत ज्यादा आए। अच्छा एक बात मुझे आप लोग बताओ, 2024 के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हो कि 2019 के हिसाब से? सर हम तो 2024 के हिसाब से पढ़ेंगे। अच्छा वापस से 2019 आ गया तो क्या करोगे? साल बर्बाद हो जाएगा, फिर अरे सर जो पढ़ाया था फंसा नहीं। पागलों वाली हरकत मत कीजिए। आपको ध्यान रखना, आपको करना क्या है, बुद्धि लगा के सोचिए, आपको पूरा पढ़ना है। इस बार भले ही चाहे लीवर नहीं आया हो लेकिन लीवर पढ़ना है। इस बार सार्थक अंक आया हो फिर भी पर सार्थक अंक पढ़ना है। इस बार डियर आया हो, डियर नहीं आया फिर भी डियर पढ़ना है। तो मैं इस बात को आपको गारंटी देता हूं कि हमारा जो बेसिक साइंस का बैच है जो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे चलता है वो A to Z पूरा सिलेबस पढ़ाता है। 2024 में जो आया है वो भी, जो नहीं आया वो भी। आप इसको कहोगे आप तो बहुत ज्यादा पढ़ाते हो। भैया इसीलिए ज्यादा पढ़ाते हैं, तुम्हारा साल नहीं बर्बाद होने देंगे। तुम्हारा हर एक टॉपिक जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है वो मेरी क्लास में आपको मिलेगा। सिर्फ इसीलिए थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, थ्योरी से पढ़ना चाह रहे हैं, तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। मेरा जो BSED का बैच है वो सिर्फ 499 में बैच ले लो, 300 रुपए में किताब ले लो। यानी ये पूरा का पूरा जो है लगभग सिर्फ 800 रुपए में आप बेसिक साइंस का बुक और कोर्स दोनों ले लो। अगले साल फिर एलपी की वैकेंसी है, लेकिन जब 3 महीने लगातार पढ़ना तो नोट्स बनाते पढ़ना भैया, नोट्स बनाते पढ़ना, बिना नोट्स न पढ़ना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हर दिन 2 घंटे आप बेसिक साइंस पढ़ो। 120 घंटे का कोर्स है तो टोटल 60 दिन पढ़ने हैं और इन 60 दिनों में आप 120 घंटे मेरे बेसिक साइंस का कंप्लीट कर लोगे। हर चीज की थ्योरी है, फिर आगे क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है ये मैंने कल की एक वीडियो मैंने लाइव की थी, उसमें मैंने बता दिया था, आप जाके एक बार देख लीजिए। सर मैंने 55 अटेम्प्ट किए। देखो मैं अभी वो पीपीटी नहीं है, और मैं बता दूं कि यूआर कैटेगरी में अगर आपके 50 प्लस आ रहे हैं तो आप अभी से सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दो बिना देरी के। सर यूट्यूब पे BSED रोज होगा, रोज अभी तो फिलहाल नहीं होगा क्योंकि अभी मैं एप्लीकेशन पे 2024 के सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया हूं, है ना। कुछ और चीजें मुझे उसमें और अच्छी डालनी है। 2024 के मैंने सवाल सॉल्व किया, तो यूट्यूब पे अभी मैं बना रहूंगा। लेकिन मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूं कि यूट्यूब से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या है कि आप अगले 2 महीने में ट्रेड और BSED का सिलेबस खत्म करो, नोट्स बना के उसका कंप्लीट करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं है। रोज मेरी शक्ल यूट्यूब पे देख के आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। गोल्डन कुमार, आशीष कुमार कह रहे हैं मेरा रिप्लाई कर दीजिए। आशीष कह रहा है बुलेट मिलेगा क्या? अच्छा बुलेट, चलिए ठीक है। देखो मैंने आपको बताया पिछली बार हमने बुलेट दिया था, ये बात पता नहीं पता, मैंने बुलेट सीरीज अनाउंस की थी, आपने देखा भी होगा। और बुलेट सीरीज में मैंने कहा था कि जो सभी जोन में जोन टॉपर बनेगा उसको मैं बुलेट दूंगा। ये बच्चा है विकास कुमार और इसके नंबर भी आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे, 98.67 नंबर। इसको मैंने अपनी तरफ से बुलेट दी है पाठशाला टीम की तरफ से। और इस बार मैंने ये अनाउंस कर दिया है जो माई पाठशाला टीम से पढ़कर, इसलिए देखो भाई पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट स्लिप सब रखे रहना अपने पास। फिर मत कहना कि सर मैंने टॉप किया है, मैंने आपके यहाँ से पढ़ा था, बुलेट नहीं मिली, ये सब नहीं हो रहा। तो पेमेंट जो करेंगे बैच से ज्वाइन होंगे तो उसकी स्लिप जरूर रखे रहिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह है। तो इस बार मैंने पहले भी अनाउंस कर दिया है कि 18 जोन में एएलपी सीबीटी 2 में जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा और साथ ही साथ उसका फाइनल सिलेक्शन होगा,
उस 5 बच्चों को मैं बुलेट दूंगा जो 18 जोन में सबसे ज्यादा नंबर लेके आएंगे। हर जोन के वाले बच्चों को बुलेट दूंगा, जैसे इलाहाबाद जोन, चंडीगढ़ जोन, लेकिन 8 जोन में 8 बच्चे को, जैसे मान लो 8 इलाहाबाद जोन में 8 के नंबर 98 आए और इलाहाबाद जोन में 8 के नंबर 96 आए, तो दोनों को बुलेट नहीं मिलेगी। इलाहाबाद जोन में 98 वाले को बुलेट मिलेगी, जबकि चंडीगढ़ जोन का टॉपर 94, तो मैं 94 वाले को बुलेट दूंगा। मैं पहले बता दूं, टोटी आप सब लोग बाद में लड़ाई करते हो कि सर इसको क्यों मिल रही, इसके नंबर मुझसे कम है। नहीं, मैंने क्या बोला, 18 जोन में से जो 5 जोन के जोन टॉपर होंगे, साथ साथ उनके नंबर भी सबसे ज्यादा होंगे, उनको मैं बुलेट दूंगा 5। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये मेरी जो लाइनें हैं, क्योंकि जब मैं आगे बुलेट दूंगा तो फिर ये लाइनें बड़ी काम में आएंगी हैं। 4-5 दिन लगेंगे किताब आने में। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सब लोग बैच ज्वाइन करने के लिए, और मैं बता दूं, ये जो हमारा रेंटर्स बैच है ना, यही मेन इंपॉर्टेंट बैच है। किताब भी ले सकते हैं, ये वाला बैच ज्वाइन कीजिएगा। अगर पूरा शुरू से पढ़ना है तो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है ना। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।